ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की दुनिया के अंदर हमने कॉमर्स की जर्नी कंप्लीट किया। अब आज से हम लोग जाएंगे मैनेजमेंट की जर्नी में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको टोटल ओसीएम के अंदर 8 चैप्टर दिए हुए हैं और उस 8 चैप्टर में से 3 चैप्टर जो है वो दिए गए हैं आपको मैनेजमेंट के ऊपर एंड 5 चैप्टर दिए हुए आपको कॉमर्स के ऊपर। कॉमर्स की जर्नी कंप्लीट करने के बाद अब हम आते हैं मैनेजमेंट की ओर। अब जब मैं मैनेजमेंट आपको कैसे पढ़ाऊंगा ये जब मैं सोच रहा था तो प्रीवियस ईयर बच्चों को मैनेजमेंट काफी अच्छे से पढ़ाया गया था, स्टिल उनको तकलीफ गई क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ना मैनेजमेंट, अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो बच्चों को मैनेजमेंट में प्रॉब्लम जाती है उनकी लैंग्वेज पे, क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट समझ आता है लेकिन लैंग्वेज नहीं समझती है। तो इसलिए इस बार मैंने तरीका अपना चेंज किया। अब जैसे कि आपके पोर्शन में पहले के 2 चैप्टर जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये 2 जो चैप्टर है ये मैनेजमेंट के ऊपर है। और आज हमने तय किया है कि ये दोनों चैप्टर मर्जिंग वे से आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि ये 2 चैप्टर को रिलेटेड चैप्टर्स हैं। तो पहले हम पढ़ाएंगे आपको मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है और उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या काम करता है। आज का सेशन ये दोनों चैप्टर आपका कवर कर देगा, किसमें ओनली कंसेप्चुअल क्लियरिटी के अंदर। लेकिन जब मैं अगले सेशन लूंगा तो इन दोनों चैप्टर की लैंग्वेजेस, इसके अंदर की पॉइंट्स, इसके फीचर्स वगैरह वगैरह, यानी उस पर हम ध्यान देंगे। आज हम सिर्फ फोकस करेंगे अपने कंसेप्ट पे कि ये 2 चैप्टर का पर्पस क्या है। ओके, और कुछ की टर्म्स आपको यहां पे दिखेगी वो आपको लिखना है, यानी इन शॉर्ट वो सेशन का कंक्लूजन रहेगा। यानी अगर आपने लास्ट मोमेंट में वो की टर्म्स भी आपने पढ़ लिए तो आपको हर एक बात मेरी याद आएंगी और मैं आपको हमेशा एक एक्सपीरियंस करने के बोलूंगा। आप कितना भी रट्टा मार के जाओ पेपर में, आप कितना भी रट के जाओगे याद आपको वही आएगा जो आप पे कंसेप्ट क्लियर है। अगर किसके कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है आपकी कोई टॉपिक के ऊपर तो आप वो लिख भी नहीं पाओगे कितना भी आप रटते आओ, क्योंकि रटने में क्या होता है एक आधा वर्ड अपन भूल जाते ना, गया पूरा पिक्चर आगे का गया। इसलिए मैं हमेशा आपको फोकस करता हूं कंसेप्ट्स देने पे। तो शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हम कवर करने वाले हैं और वो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। पहले समझते हैं मैनेजमेंट। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो इंडेक्स जब हो रहा था तो मैनेजमेंट के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था हमारा, लेकिन स्टिल मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं आपको डिटेल में फिर से आपको पढ़ाऊं मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट सबसे पहले एक वर्ड है वो है सब्जेक्टिव कंसेप्ट एंड रिलेटिव कंसेप्ट्स। अब अगर रिलेटिव कंसेप्ट की बात करूं तो इकोनॉमिक में वर्ड गया है रिलेटिव कंसेप्ट, पता क्या होता है? पर्सन टू पर्सन बात करूं, यानी यहां पे अगर बैठे 70 लोग बैठे हुए मेरे पास, अगर 70 बच्चे बैठे हुए हैं और 70 बच्चों में से अगर मैं किसी को उठा के मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछूं या मीनिंग पूछूं तो मुझे इतना मालूम है कि 70 के 70 बच्चे में से 50 बच्चे तो डिफरेंट बोलेंगे कुछ ना कुछ और 20 बच्चे हो सकता है रिपीट बोलेंगे। तो 50 डिफरेंट मीनिंग आई ना, उन सबको मैं गलत नहीं बोल सकता क्योंकि मैनेजमेंट का पहला सिद्धांत यही है, इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट। यानी क्या, हर एक पर्सन जो है ना वो मैनेजमेंट को अपनी दृष्टि से देखता है और हर वो पर्सन जो अपनी दृष्टि से देखता है अगर वो मैनेजमेंट में सफल हो जाता है, जो पर्पस मैनेजमेंट सर्व करना चाहता है, तो मैं कहूंगा वो भी सही है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत ब्रॉडर कंसेप्ट है, इसको मस्त 1 या 2 चैप्टर में सेशंस में हम लोग नहीं निपटा सकते। अगर मैं बुक ड्राफ्ट करता तो मैनेजमेंट अलग से आपको सब्जेक्ट देता, क्योंकि कॉमर्स के अंदर 2 ही ऐसे देन है जो कॉमर्स को जीवित करती है, कॉमर्स फील्ड को एकदम एक्सप्लोर करती है, और वो है अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट। बाकी सब तो सभी के पास है, इकोनॉमिक साइंस वाले के पास भी है, आर्ट्स वाले के पास भी है, हमारे पास भी है, लेकिन कॉमर्स के पास यूनिक चीजें है ना, 2 टूल्स है, अकाउंटेंसी जो सब हमारे पास है और दूसरा आता है मैनेजमेंट। और इस मैनेजमेंट को अगर तुमने प्रैक्टिकल बेस ले लिया तो मैं कहूंगा आप अपने लाइफ के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ हो या अपनी बिजनेस, अपने कुछ करियर लाइफ हो, कभी भी आप सक्सेस के बिना नहीं रहोगे, यानी आपको सक्सेस हासिल मिलके ही रहेगी। तो ऐसा ब्रॉडर कंसेप्ट आज मैं आपको देने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं आप कितना लेते हैं। पूरे 1 घंटे के प्रोसेस के अंदर आपको दोनों चैप्टर का बेस दिया जा रहा है।
स्टोरीज, प्रैक्टिकल बेस एग्जाम्पल्स के साथ। अब अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट बनाया किसने? तो मैनेजमेंट बनाया ये भाई साहब ने, नाम है FW टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने मैनेजमेंट की उत्पन्नता की, यानी ही इज अ पायोनियर ऑफ मैनेजमेंट, यानी प्रथम जो मैनेजमेंट लाने वाला वर्ड है ना वो ये भाव है हमारे, कौन? FW टेलर। अब ये FW टेलर बोलता क्या है मैनेजमेंट के बारे में, इसको पहले हम समझ लेते हैं। FW टेलर बोलता है मैनेजमेंट इज आर्ट, मैनेजमेंट कला है, यानी तुमको हमको बाय बॉर्न नहीं आएगा, ये गेन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग पढ़ाई करके कुछ कला हासिल करते हो ना, एक बच्चे को ड्राइंग सिखा के ड्राइंग हासिल करते हैं, वैसे ही हम लोग पढ़ाई करके अपने अंदर शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो ये सब लर्निंग प्रोसेस द आर्ट, बराबर कि नहीं? तो मैनेजमेंट भी भाई बाय बॉर्न नहीं आता है, इसको भी आपको ग्रहण करना है, और हर किसी के बस की बात नहीं है। कला है, पढ़ाना किसी को आता है यहाँ पे? तुम्हें से बहुत कम लोग रहेंगे जिनको पढ़ाना आएगा, पढ़ना सबको आता है, पढ़ाना भी कला है। क्या है ये? वैसे ही मैनेजमेंट करना भी एक कला है, बोल रहा है। पहला बात ही उसने एकदम पहले बॉल पे ही छक्का मार दिया उसने। क्यों पूछो क्यों? क्योंकि उसकी एक एक वर्ड अगर आप पढ़ोगे ना, लिटरली आपको मैनेजमेंट के अंदर कंटेंट सब वही लिख के आना है। आज के जो सेशन है इसमें हम सिर्फ मटेरियल डेटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी जो मेन मुद्दा है। बाकी जो अननेसेसरी बातें हैं वो तो हम नोट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्या करती है, ज्यादा भर भर के लेके आओ, तो वो आगे के सेशंस में होगा। आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कितना अच्छा उसने तो एक बात बोली, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू डू। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू। मैनेजमेंट कला है, सबसे पहले जानो करना क्या है, यानी इसका ही मैं अगर आउटकम बात करूं, डबल नहीं बोलूंगा, डिटर्मिनेशन ऑफ योर गोल। सबसे पहले मैनेजमेंट करना है ना, तो पहले तय करो क्यों करना है मैनेजमेंट, भाई तुमको जरूरत क्या है। तो सबसे पहले पर्पस, क्या बोला उसने? पर्पस बनाओ। क्या बनाओ? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू का मतलब ही होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, की मैनेजमेंट करना क्यों है। मैनेजमेंट करना एक गोल नहीं है, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट अ मीन, सॉरी मैनेजमेंट इज नॉट अ एंड, इट्स अ मीन टू अचीव दैट। मैनेजमेंट करना गोल नहीं है, यानी अगर आप कोई रोकेंगे मेरे को मैनेजमेंट करना ये मेरा गोल है, तो ये गोल कभी है ही नहीं। मैनेजमेंट आपको गोल, आपका कोई भी गोल को हासिल करवाता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट अ गोल, इट्स नॉट अ एंड प्रोसेस, इट्स अ मीन टू अचीव द एंड। यानी सबसे पहली बात इस भाऊ ने बोल दिया हमको, फ्रेडरिक भाऊ ने क्या बोल दिया कि सबसे पहले डिटरमाइन करो गोल, और गोल डिटरमाइन करने के लिए उसने कैसी लैंग्वेज रखी बताओ, एग्जैक्टली यू वांट टू डू, पहले जानो करना क्या है, एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट। और फिर वो देखो कि मैनेजमेंट करने के बाद वो गोल हासिल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैनेजमेंट ही में ये ऐसा पोटेंशियल कैपेबिलिटी है जो तुम्हारे डिटरमाइन गोल को अचीव करता है। याद करो मैंने आपको कहा था कि 31 तारीख को मेरा मैनेजमेंट खत्म होगा, हमने टारगेट बना दिया डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, अब कंप्लीट हो गया अगर अच्छे तरीके से, तो मतलब वहां पे मैनेजमेंट था। यानी गोल अब कोई भी रखो, पढ़ाई करना है गोल है, धंधा करना है गोल है, पढ़ाना है गोल है, गोल आप कोई भी रख सकते हो, कोई भी गोल रखना, वहीं से आपका मैनेजमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। और फिर देखो कि वो गोल पूरा हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता। तो क्यों? गोल तो हमारा भी पूरा होता, गधे का भी पूरा होता। अब गधे और इंसान में फर्क क्या है? गधे का गोल जो पूरा होता है वो सिर्फ गोल पूरा होता है, उसका कॉस्ट, उसका वर्थ क्या है उसके पीछे का, वो नहीं देखता गधा। लेकिन इंसान जब पूरा करता है गोल तो उसके पीछे देखता है कि वो जो हासिल किया उसके पीछे उसने एफर्ट्स, उसके पीछे उसको एक्सपेंस कितना लगा। तो इन शॉर्ट जब भी आपका काम अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता होगा तो वो मैनेजमेंट के बदौलत ही होगा। ये हमारे फ्रेडरिक भाऊ बोलते हैं। गॉट इट? इसके पीछे भी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा लेकिन आगे। अब दुनिया ने इसको बोल दिया भाऊ आपने मैनेजमेंट बता दिया, अब बताओ यूज कैसे करें। आपने बहुत अच्छा लगा आपकी डेफिनेशन सुन के कि मैनेजमेंट कल आए, पहले जानो डिटरमाइन करो करना क्या है, और फिर पूरा हुआ कि नहीं, अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता, ठीक है मैनेजमेंट है। पहले बताओ इसको अडॉप्ट कैसे करें भाई, ऐसा क्या टूल्स है, टूल्स तो दो कुछ भाई। आप तो बोल रहे हो मैनेजमेंट ही है जो गोल अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता पूरा कराता है। कैसे? नहीं आया इसको भाऊ को, लेकिन इसने मैनेजमेंट की चिंगारी लगा दी दुनिया को, यानी मैनेजमेंट की जोत जलाई उसने। क्या जलाई? जोत।
जैसे इकोनॉमिक के अंदर एडम स्मिथ आया ना, एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक बताया, लेकिन पूरी तरह बताया क्या? वैसे ही ही इज अ फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको, यानी फादर ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं इसको। यानी मैनेजमेंट को दुनिया के अंदर एक नया कंसेप्ट देने वाला ही कौन है? हमारे FW भाऊ, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देखना, इंटर्न्स ने स्पेलिंग इधर तो की होंगी, फास्ट में हुआ होगा, ओके? क्योंकि ये नए पीपीटीज आपको देखो, हमारे पास पीपीटी बनी हुई थी ना पहले, वो लॉन्ग लास्टिंग बनी थी, बहुत मतलब बड़े बड़े पीरियड्स की बनी हुई थी। अब मेरे को 31 खत्म करना था अच्छे तरीके से, तो एक नया इनोवेटिव फॉर्म से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में मैनेजमेंट है। समझा आपको क्लियर? यानी टारगेट को अचीव कैसे करना है, गोल को अचीव कैसे करना है, ये सीख लो, बोलो तो मैनेजमेंट खत्म विषय। लेकिन इसको नहीं आया बताओ भाई, तो फिर इसको देखकर दूसरा भाव के माइंड में चिंगारी बली, यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं हम लोग हाँ थोड़ा अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, अच्छा वर्ड जिज्ञासा, ओके हाँ, जिज्ञासा जागी। और दूसरा भाव आया हमारा हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा गया है, फादर ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। क्यों? देखो, असली मैनेजमेंट का कंसेप्ट तो दिया FW टेलर नहीं है, लेकिन उसको बता नहीं आया कि मैनेजमेंट यूज कैसे करना। तो हेनरी फ्योल ने बताया, आओ बच्चों मैं तुम्हें सिखाता हूं मैनेजमेंट यूज कैसे करना। तो उसने, हेनरी फ्योल ने बोल दिया, मैनेजमेंट पहली बात तो एक प्रोसेस है। देखो लिखा हुआ है, टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट। सबसे पहले बताया मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। और प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन नाम करूं तो उसी को बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? यानी चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो किसकी देन है? हेनरी फ्योल की देन है। आपको आएगा MCQ में, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय डैश। किसने दिया? हेनरी फ्योल ने। यानी इसने एकदम सिंपल सोबर बता दिया। क्या बोला सुनो, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अब सब प्रोसेस लिखा हुआ तो नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, कुछ चीजें लिखने में नहीं गई हुई होंगी। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। काय का प्रोसेस? इज टू फॉरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। एंड लगेगा, सॉरी, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। कुछ समझा? कुछ भी नहीं। इसने बताया कि देखो भाई, दुनिया, फ्रेडरिक ने आपको बताया मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको बता रहा हूं मैनेजमेंट को अडॉप्ट कैसे करना है। यानी गोल के अंदर अगर किसी को मैनेजमेंट, फ्रेडरिक ने बोल दिया ना, जो भी गोल के अंदर मैनेजमेंट रहा, यानी आपका गोल कंप्लीट होकर रहेगा अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता, वो है मैनेजमेंट। तो मैं तुमको सिखा रहा हूं अब गोल के अंदर मैनेजमेंट को लाया कैसे जाना। तो पहले सबसे पहले कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी क्या? जो काम स्टेप बाय स्टेप होता है। क्या होता है? बोला मैनेजमेंट के अंदर कोई भी गोल के लिए जब आप 6 स्टेप्स अडॉप्ट करोगे, 6 स्टेप्स, 6 काम गोल के लिए, और गोल डिफरेंट, तो स्टेप्स के अंदर क्राइटेरिया काम करने का भी डिफरेंस है। कुछ आ रहा समझ में? तो वो जो 6 स्टेप्स आप परफॉर्म करोगे, तब हम कहेंगे कि आपने मैनेजमेंट को परफॉर्म किया गोल के अंदर, और आपने गोल के अंदर मैनेजमेंट को परफॉर्म कर दिया, तो तब समझ जाना क्या भाई, मैनेजमेंट हाजिर हो गया। और आपका गोल कंप्लीट अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता होके ही रहेगा। आप किसी की शादी में जाते हो, शादी अच्छी थी, बोलते हैं शादी अच्छी थी, कितने लग गए? तो बोलता है 25 लाख रुपए लग गए। हम बोलते नहीं, 25 लाख में फिर ठीक थी। यानी आप ही क्या, अभी हमारी सोच, भाई शादी तो अच्छी थी, लेकिन मेरे हिसाब से 15 लाख में हो जाना चाहिए था ये काम। 25 लाख लगा दिए, नहीं फिर ठीक थी, 25 लाख में तो बहुत क्या ही क्या होता था। 1 मिनट में रिव्यू चेंज हो गया। यानी वहां पे मैनेजमेंट का मिसिंग था। और यही शादी बहुत अच्छी थी, कितनी की रही? 7 लाख में। अरे बाप रे, 7 लाख में लगा, 20 लाख लग गए। देखो तो ऐसे लगा था मुझे, भाई क्या बात है, सस्ते में जितना मैनेजमेंट। यानी शादी दोनों में हुई, पूरी सफल शादी दोनों में हुई, लेकिन एक में रिएक्शन क्या था हमारा, कम में बम, और दूसरा समझा डिफरेंस? समझा आपको डिफरेंस? समझा अभी के बीच? तो मैनेजमेंट क्या काम समझना है? गोल पूरा होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो गधा पूरा करता। लेकिन मैनेजमेंट हम तभी कहेंगे जहां पे कम में बम हुआ, यानी अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता, तब हम कहेंगे मैनेजमेंट था। हाँ, अब दो मैं ध्यान दो।
तो इसने बताया कि मैनेजमेंट 6 स्टेप में परफॉर्म होगा और ये 6 स्टेप लिख के दिया है। टू फॉरकास्ट पहला स्टेप, टू प्लान। अब फॉरकास्ट और प्लान उसने एक में लाया हुआ एक्चुअली, क्योंकि फॉरकास्ट और प्लान, फॉरकास्ट जो है ना, फॉरकास्ट है दूरदर्शी सोचना, दूर का सोचना, भविष्य का सोचना, उसको बोलते हैं फॉरकास्ट करना। और ये इट्स अ कंटेंट ऑफ प्लान। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो ये अलग अलग है, लेकिन अगर मैं इसी को फंक्शन में डाइवर्ट करूं तो ये एक ही फंक्शन है। दूसरा स्टेप है टू ऑर्गेनाइज। क्या है? यानी पहला काम है प्लान, फिर ऑर्गेनाइज, तीसरा काम है कमांड। अब कमांड जो बोला उससे कमांड, ये 2 फंक्शन मिला के करता है। एक होता है स्टाफिंग, दूसरा आता है डायरेक्टिंग। अब सर ये क्या पढ़ रहे हो? बताऊंगा सिंपल। फिर कोऑर्डिनेट और फिर कंट्रोल। अगर मैं इसकी बात करूं मैं, तो ये देखो, ये 6 फंक्शन आपको दिख रहे होंगे इसमें। एक मिनट बेटा, तो अगर मैं बात करूं इसमें, देखिए आपको जो फंक्शन दिए हुए ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये हेनरी फ्यूल ने दिए। हेनरी फ्यूल ने फंक्शन नहीं लिखे, हेनरी फ्यूल ने प्रोसेस लिखा। उस प्रोसेस से हेनरी फ्यूल ने हमको बोला कि अगर आपको मैनेजमेंट परफॉर्म करना है तो उसको 6 काम लगेंगे। यानी गोल, कोई भी गोल के अंदर आपने ये 6 काम परफॉर्म कर लिए, तब समझ जाना मैनेजमेंट भाव आ गए। और मैनेजमेंट आ गया है, वो गोल तुम्हारा अच्छे में अच्छा और सस्ते में सस्ता आपने आप करेगा। यानी वो फेडरिक टेलर भाव का पूरा जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग जो है ना, इसके अंदर उसकी डेफिनेशन में यही है, सब उसको थोड़ा मर्जिंग किया है। जैसे एग्जांपल देखो, फॉरकास्टिंग और प्लान, ये एक ही फंक्शन है, प्लानिंग। दूसरा दिया है ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइज करना। तीसरा दिया कमांड। अभी कमांड जो है ना, ये 2 फंक्शन के बिना बनता नहीं है। यू रिक्वायर्ड प्रॉपर स्टाफिंग एंड यू रिक्वायर्ड प्रॉपर डायरेक्टिंग। अभी सर क्या है ये? आज इसी के लिए तो आए हम, आगे आपको पूरे 1 घंटे के अंदर यही सब पढ़ा जाएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग अलग से फंक्शन है और इसमें कंट्रोलिंग अलग से फंक्शन है। इस तरीके से मैंने हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन में है सब यही घुमा फिरा के, बस उसने डेफिनेशन में प्रोसेस बोला गया है और आगे बोलता है इसी को प्रोसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप काम को परफॉर्म किया, तो वो वर्क्स को हम बोलते हैं फंक्शंस। सिंपल फंडा है। अब सर इसका मतलब बताओगे? बिल्कुल, आज मतलब बताएंगे, एग्जाम्पल में प्रैक्टिकली इसको अप्लाई भी करेंगे। 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक मेरा एजुकेशनल एग्जाम्पल और दूसरा बिजनेस का एग्जाम्पल, क्योंकि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल टूल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है जतिन? जो हर किसी में लागू होता है। घर में अगर कलेश आ रहा है तो कलेश आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां मैनेजमेंट की मिसिंग है। यानी घर चलाने को भी सोचो, घर चलाने को भी लगता मैनेजमेंट। आप देखो, एक सास है 2 बहू को चला रही, तो भाई वाले क्या बोलते हैं? आंटी ये तो आप हो, चला के बैठे हो, ये तो आजकल की बहुएं कहाँ साथ में रह रही, आपको तो हेड्स ऑफ है। यानी आप इन शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग, बोलो क्या, आपका मैनेजमेंट सही है, बॉस करेक्ट है, आप जोड़ के बैठे हो घर को। समझा कुछ तुमको? आता ना, रिएक्शन नहीं आता अपने। सुना है भाई, लेडीज में होती है बात ऐसी। मेरे यहाँ पे एक फ्लैट में एक आंटी रहते हैं, उनके दो बहुएं हैं, तो 2 बहुएं हैं, तो वो अभी तक जुड़े हुए हैं घर को जॉइंट में। तो हम बोलते हैं आंटी आपको हेड्स ऑफ है, बना के आप बैठे हो। यानी इन शॉर्ट मैं उनको बोलता हूं आप मैनेजमेंट प्रॉपर कर रहे हो। समझा क्या आपको क्लियर? हाँ। तो अब सर आप कंक्लूजन पे आओ। तो ये फंक्शन तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। इसके बाद ही आप मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर पाओगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। ये 6 फंक्शन उसकी डेफिनेशन में कैसे आया समझा आपको, और यही डेफिनेशन आज 6 फंक्शन पहले हम पढ़ेंगे, फिर प्रिंसिपल क्या काम करता है उस पर हम फोकस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट यानी काम करना नहीं, काम करवाना होता है। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो, वननेस इज ऑर्गेनाइजेशन। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ ओसीसी, यू ऑल आर माई स्टूडेंट्स। इन मैनेजमेंट यू ऑल आर माई सबऑर्डिनेट। नीचे के जो नीचे लेवल पे जो काम करते ना उसको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, और जो ऊपर काम करते हैं वो सीनियर है। तो मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम राइट पीपल एट राइट टाइम, फ्रॉम राइट टाइम एट राइट पीपल इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर। अब सर समझा के दो। देखो,
ओसीसी कितना अच्छा पढ़ाता है ये मेरे पढ़ाने से तय नहीं होगा। आपके पढ़ने के बाद जब आप परफॉर्म करोगे, उसका रिजल्ट जब आएगा स्टूडेंट द्वारा, उससे तय होता है कि सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो इट मीन्स व्हाट, ओसीसी का मैनेजमेंट हमारे से तय नहीं होगा, आप जब परफॉर्म करोगे तो वो तय होगा। इसी को बोलते हैं मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। देखो हर एक लाइन पे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यानी ओसीसी के अंदर वननेस कॉमर्स क्लास के अंदर कितना अच्छा मैनेजमेंट है ये हमारे से तय नहीं होगा, आप जब परफॉर्म करोगे तो वो तय होगा। यानी मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो गोल को अचीव कर रहे पूरा, उससे तय होता है मैनेजमेंट कैसा है। और यहां पे लिखा हुआ राइट पीपल, तो जो डफर लोग होते हैं ना उनको हम निकाल देते हैं। आपने देख ही लिया होगा सुबह सुबह, नहीं राइट पीपल चाहिए भाई, राइट पीपल्स। इधर रिकामे चले लोग यहाँ पे चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। पूछो क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स एंड राइट पीपल्स। और सबऑर्डिनेट राइट्स हुए तो करेंगे ना, अभी नालायक आएगा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे नहीं, बस इधर जबानी आर्ग्यूमेंट करते बैठेंगे, तो कैसे काम करेंगे? अब उनके नहीं काम करने से उनका रिजल्ट नहीं आया अगर, तो इससे इमेज किसी खराब होगी, ओसीसी की, और ओसीसी के मैनेजमेंट पे क्वेश्चन मार्क आएगा। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। मैनेजमेंट काम करना नहीं है, मैनेजमेंट काम करवाना होता है। गॉट इट? अब सर बताओ भला ये फंक्शंस, हाँ तो अगर मैं बात करूं फंक्शंस की, तो देखो इट इज बेसिकली टास्क ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ द टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, कंक्लूजन की, तो सबसे मैनेजमेंट को अगर बात करूं तो मैनेजमेंट मतलब वर्क डन एट लिस्ट कॉस्ट। सिंपल भाषा में आपका काम पूरा हो गया, अच्छे में अच्छा हुआ, सस्ते में सस्ता हुआ, मैनेजमेंट। हर बार अगर मैं इन दोनों ऑथर्स की डेफिनेशन की बात करूं आउटकम की, तो बस आपको एक ही लाइन मिलेगी, आपका गोल कोई है, गोल पूरा हो गया, अच्छे में अच्छा, सस्ते में सस्ता, समझ आना कौन था उसके अंदर, उस गोल के अंदर मैनेजमेंट था। पढ़ा लिखा इंसान उसको एजुकेशनल बेस से इवैल्यूएट करता है, और अनपढ़ बोलता है भगवान की देन है। क्या बोलता है? देखो अगर बिजनेस है, कोई बिजनेस के अंदर अगर सक्सेस हासिल करता है, अब बिजनेस का सक्सेस अल्टीमेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अरे बिजनेस का एक ही है ना, प्रॉफिट। यानी एक बिजनेस में अगर कोई सफल हुआ है, तो आप देखो जो इलिटरेटेड पीपल होते हैं, जिनको पढ़ाई का थोड़ा ज्ञान नहीं होता है, सामाजिक ज्ञान को अच्छा है, बट ये मटेरियल ज्ञान नहीं है, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड कोई माइंड नहीं करेगा। तो जो सक्सेसफुल पर्सन है वो क्या बोलते हैं, आपका दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा, हाँ बस भगवान की देन है, बोलते ना से, बस जो करने वाला मालिक है, मालिक खुद नहीं करता बेटा, आपने उसके अंदर मैनेजमेंट को लाया हुआ है, इनडायरेक्टली आपको पता नहीं है। और यही अगर एक एजुकेशनल कोई एमबीए करके बिजनेस संभालता है, जैसे मुकेश अंबानी भाऊ या उनका बेटा आकाश अंबानी, वो बिजनेस करेगा और वो सक्सेस हासिल करेगा, और लोग बोलेंगे भैया आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, तो वो बोलेगा कि भगवान की देन है? नहीं, वो बोलेगा यस बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट। समझा? बेटा पप्पा की देन नहीं होती है। पूछो क्यों? क्योंकि पैसा मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे को पैसा बनाना बड़ी बात है। समझा? तो जागीर तो सबको मिल जाती है, लेकिन उस जागीर को तुम मल्टीपल टाइम्स कैसे कर रहे हो, वो बिकॉज ऑफ एक ही टूल से होगा बिजनेस के अंदर, अगर आपने उसको लाया तो मैनेजमेंट। मुकेश अंबानी जी को जब बिजनेस मिला हाथ में, और अनिल अंबानी को बिजनेस मिला, धीरूभाई अंबानी का आधा आधा हिस्सा हुआ, तो आप देखो एक आबाद हुआ एक बर्बाद हुआ, बिकॉज देयर इज अ एब्सेंस ऑफ मैनेजमेंट और देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, बस डिफरेंस वही है। ये बड़े बड़े व्यापारी लोग कहां से एमबीए नहीं करते बताओ मुझे, तो वो जॉब के लिए नहीं करते, वो इसलिए करते हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिकली बिजनेस में ला के इसको इंप्लीमेंट नहीं करें, बस यही मैनेजमेंट है। और ये सच में इतना राक्षिक सब्जेक्ट है, समझा क्या आपको? ये आपने प्रैक्टिकल ला लिया ना? हाँ बोलिए, हाँ क्या हुआ है?
हाँ मैंने क्या बोला, फ्रॉम राइट पीपल एट राइट टाइम चाहिए, ये राइट टाइम इधर चाहिए और राइट पे तो चाहिए। मैंने क्या बोला, ये फास्ट हार्ड एंड फास्ट में पीपीटी बनी हुई है, तो थोड़ा बहुत आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा उसके लिए। जो मैं बोल रहा हूँ उस पे, हाँ फ्रॉम राइट पीपल एट राइट टाइम चाहिए, हाँ ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन चाहिए। हाँ अब मैं अगर बात करूँ, सही समय पे सही काम होना जरूरी है। काम अगर समय के बाद भी हुआ तो भी उसका कोई मोल नहीं है, समय के पहले हुआ तो भी कोई मोल नहीं है। सही टाइम पे मारना पड़ता जब हथौड़ा गरम रहे, लोहा गरम रहे, सॉरी हाँ लोहा गरम रहे। अरे यार तुम भावनाओं को समझो मेरे, ठीक है, गॉट इट, क्लियर। हाँ अब हम बात करते हैं ये फंक्शंस की। तो अब फंक्शंस को पढ़ने के पहले मैनेजमेंट की खासियत क्या है। जब तक आप मैनेजमेंट की खासियत नहीं समझोगे तब तक वो हेनरी फ्योल के दिए गए फंक्शंस मैनेजमेंट के अंदर कैसे अडॉप्ट करेंगे आप ये नहीं समझ पाओगे। तो 5 मिनट हम फीचर्स को देते हैं, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये आपके पोर्शन के बियॉन्ड है, ये आपके पोर्शन में नहीं है सब कुछ, लेकिन इसके सिवा डायरेक्ट आपको मैनेजमेंट पढ़ाया भी नहीं जा सकता है, समझा आपको। अब पहला है, कहते हैं मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, यानी क्या, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ये लोग मैनेजमेंट नहीं करते बेटा। मैनेजमेंट करने वाला भी इंसान है और कराने वाला भी। यानी मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम राइट पीपल एट राइट टाइम। ओके, राइट पीपल एट राइट टाइम, याद है, तो उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो जो राइट पीपल है वो भी एक इंसान होना चाहिए, और जिससे काम करवा रहे हैं हम वो भी एक इंसान चाहिए। यानी मैनेजमेंट एक साइकोलॉजी कंसेप्ट होने की वजह से, हाँ कुछ प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट होने की वजह से वो एक ह्यूमन प्रोसेस है। यानी मैनेजमेंट जो है वो करने वाला भी ह्यूमन है और जिसके ऊपर कर रहा है वो भी ह्यूमन होना चाहिए। और जो पर्सन मैनेजमेंट करता है उसको मैनेजर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी ओसीसी के अंदर मेरे सब्जेक्ट के ऊपर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो ये बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से होगा। क्या होगा, तो आपने अच्छे मार्क्स ला लिया और मैंने मैनेजमेंट करवा के आपको अच्छे मार्क्स करवा दिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट अपने आप यानी गोल अचीव हो गया। हर एक कोचिंग क्लास का गोल क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट, नॉलेज देना भी गोल है ना, वो तो दे रहे हम, लेकिन अल्टीमेटली नॉलेज दिया, इसका आउटकम क्या है, एग्जाम रिजल्ट, बराबर कि नहीं। तो ये जो मैं तुम मैनेजमेंट करवा के तुमसे गोल हासिल कराऊंगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये जो मैं जो पर्सन जो मैनेजमेंट कर रहा हूं तुम्हारे ऊपर, उसको कहेंगे मैनेजर। क्या कहेंगे, यानी अगर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट की बात करूं तो आई एम मैनेजर एंड यू ऑल आर माय सबऑर्डिनेट्स। और अगर प्रोफेशनल की बात करूं तो आई एम अ टीचर, यू ऑल आर माय स्टूडेंट्स। गॉट इट, क्लियर। तो दैट्स व्हाई पहला खासियत है ह्यूमन प्रोसेस। दूसरा है यूनिवर्सल कंसेप्ट। घर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए लगता है मैनेजमेंट इज अ टूल जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हासिल होता है। जो पर्पस लेके ऑर्गेनाइजेशन बैठा हुआ है वो अकम्प्लिश होगा। एक ट्यूशन क्लास का काम क्या है, बोलो, पढ़ाना। तो अच्छे से पढ़ाना कब होगा, जब मैनेजमेंट होगा। अगर मैनेजमेंट नहीं हुआ तो डिस्ट्रक्शन होंगे बहुत सारे, प्रोविजंस, रूल्स की पनिशमेंट की प्रोविजन नहीं तो डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो मैं कर रहा होता हूँ तुम्हारे क्लास के प्रोसेस में कि खड़े रहो, क्लास के बाहर जाओ, आउट ऑफ, गेट आउट, इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये जब हम पढ़ेंगे ना आगे और, तो आपको सुनेगा सर ऐसा क्यों करते हैं उसके पीछे। तो चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, अगर आपको किसी भी फील्ड में हासिल करना है सक्सेस, तो यू रिक्वायर मैनेजमेंट। तो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। क्या ये, जो हर जगह एप्लीकेबल होता है, इवन इन योर एजुकेशन ऑल्सो। एजुकेशन में भी अगर मैनेजमेंट लाओगे नहीं, ये फंक्शंस लाओगे नहीं, तो आपका गोल गया। अब किस किस के यहाँ पे एग्जाम का गोल है, अरे कितना भी गोल हो, किसका गोल होगा 60%, कोई गोल होगा 70, कोई 80, कोई 90, कोई बोलता आउट ऑफ, कोई बोलता मेरिट यानी टॉपर, महाराष्ट्र टॉपर, फर्स्ट। ऐसे अपने अपने गोल्स है, और वो गोल पूरा करने वाला कौन है, बोलो, मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट, ये 6 फंक्शन, किसके, हेनरी के 6 फंक्शन यूज कर दो, हो गया तुम्हारा मैनेजमेंट। सर एजुकेशन में भी फंक्शन होता है, अभी एक एग्जांपल दूंगा आज। आगे, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब है दिखता नहीं है, जो
जो दिखता नहीं है। यानी इट इज नॉट विजिबल बट उसका प्रेजेंस फील होता है। समझा ना क्लियर? यानी मैनेजमेंट इज नॉट विजिबल, आप मैनेजमेंट दिखा सकते नहीं हो लेकिन उसका प्रेजेंस आप उसको फील कर सकते हो। कैसे? बाय गेटिंग रिजल्ट। जैसे अगर कोई बच्चा मुझ पे अगर बोलेगा कि सर आपका मैनेजमेंट खराब है, तो मैं उसको बोलूंगा अच्छा चल मेरे ऑफिस में 10 साल के रिजल्ट देख ले, बस वही चुप। क्यों? गेटिंग रिजल्ट, सिंपल। आप समझे मेरी बात को? आप मैनेजमेंट को देखा सकते नहीं हो, आप उसको प्रेजेंस फील करवा सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब ही होता है जो दिखता नहीं है। लिखा हुआ देखो, इट्स प्रेजेंट कैन बी नोटिस इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। नेक्स्ट है डायनामिक। मैनेजमेंट का मैं आपको ये पीपीटी से भेज दूंगा, डोंट वरी अबाउट, ओके, मेरे साइड से। बस एक बार देख लो, जो कंटेंट आपको चाहिए मटेरियल डेटा वो आप सब लिखते जाओ। फीचर्स आपको नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट जब तक नहीं सुनोगे 2 चैप्टर नहीं सुनेगा आपको। अब मैनेजमेंट जो है ना वो चेंजेबल फैक्टर है, यानी हर समय आप एक जैसा मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सिचुएशन देखकर आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखो, यही 2 टॉपिक को चैप्टर को चलाने के लिए मैंने पिछले साल 12 दिन लगा दिए थे, 15 दिन लगा दिए थे, लेकिन मैं बोलता हूं आपको मैं 5 दिन में करा दूंगा। तो व्हाट बताओ अब क्या हुआ? मैनेजमेंट चेंज सिचुएशन। तो इसको बोलते डायनामिक, जो चेंजेस हो, जो चेंजेबल फैक्टर हो, सिचुएशन के साथ जो ढल जाए वो मैनेजमेंट, सिंपल, उसको बोलते हैं डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो चेंजेबल हो। क्या हो? चेंजेबल। उसके बाद आओ नेक्स्ट है मैनेजमेंट साइंस। यानी क्या सर? जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे चले, अंधे में काम नहीं करना है। साइंटिफिकली थेरीज है इसके ऊपर, और वो थेरीज को अडॉप्ट करके जब हम प्रैक्टिस में मैनेजमेंट को लाते हैं ना, उसको बोलते हैं साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है बताओ? जो कॉज एंड इफेक्ट से रिलेशन से हमको चले। लिखा देखो, मैनेजमेंट साइंस इन द सेंस दैट इट्स प्रोसेस एंड एलिमेंट कैन बी सिस्टमेटिकली एंड लॉजिकली एनालाइज, एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड। यानी अंधे में चलाना काम नहीं होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वो जो समझ के, समझा कर, समझ में आने के बाद किया जा सके। मैंने बोल दिया 5 दिन में आपका ये पूरा 2 चैप्टर खत्म करूंगा, 2 चैप्टर। हाँ, तो बताओ आपको बात समझी कुछ? जब मैंने आपको पीपीटी प्रेजेंट किया तब आपको ये बात समझी कि नहीं सर पूरा प्लानिंग करके आए हुए हैं, सर ने पूरा चिट्ठा खोल के आए हुए हैं, 5 दिन में कैसे क्या पढ़ाना है, हो जाएगा 5 दिन में। यानी क्या हुआ? अंडरस्टैंडेबल और लॉजिकल सेंस में बात कर रहा हूं मैं ऐसे अंधविश्वास इलॉजिकल बात नहीं कर रहा हूं, मैं इल्यूजन वाली बात नहीं कर रहा हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। पॉसिबल है 5 दिन में कराना 2 चैप्टर। तो इस तरीके से जो हम बातें करते हैं ना, वो मैनेजमेंट देता है। मैनेजमेंट जो क्या है? मैनेजमेंट जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन से बनाई गई बातें हो, जिसको हम प्रैक्टिस में उतारें, जिसको प्रैक्टिकली हम बात करें, लॉजिकली हम उसको समझे। जैसे बोलते हैं ना, बोलने के लिए तो आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम बोलते नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है यानी इसका मतलब है साइंटिफिकली हम बात कर रहे हैं। तो जो चीजें प्रैक्टिकली बेस पे दी जाती है उसको बोलते हैं साइंटिफिक। समझा? नेक्स्ट है मैनेजमेंट आर्ट। हर किसी को नहीं आता, हर किसी को अगर आता था तो आज ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती थी जो सक्सेस हासिल नहीं करती थी। जो क्यों? मैनेजमेंट कला है। देखो, मैनेजमेंट आर्ट्स भी है, मैनेजमेंट साइंस भी है और मैनेजमेंट कॉमर्स भी है। कैसे बताऊं? देखो सिंपल, अगर आप कोई नए नए थ्योरीज डेवलप कर रहे हो मैनेजमेंट के अंदर, दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइंस। पूछो क्यों? साइंस का मतलब विज्ञान होता है। विज्ञान यानी जो अभी तक ज्ञात नहीं है, जो अभी तक पता नहीं था उसको पता चल जाना, इट इज अ विज्ञान यानी साइंस। तो जैसे ही कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग अपना सदियों सालों का कंट्रीब्यूशन देकर, आप कह रहे हो क्रिश, सदियों सालों का कंट्रीब्यूशन देकर जब साइंटिफिकली थ्योरीज बनाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ साइंस।
वो साइंटिफिकली थ्योरीज हम प्रैक्टिकली अडॉप्ट करते हैं। क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्स। आर्ट मीन्स यूज करना, जो हर किसी के बस की बात। ज्ञान तो सबको मिल रहा है, यूज तो करता है, हर कोई नहीं करता है। जो यूज करे वो आर्ट्स। हर किसी को भी कला है ना। अरे मैंने किताबें पढ़ लिया, ज्ञान बहुत है, प्रैक्टिकल भी नहीं लाया, तो बताओ कोई काम का वो? जब मैं प्रैक्टिकल लाऊंगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट्स। आपको मालूम है सबसे ज्यादा वननेस की ग्रोथ मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में अनऑफिशियली कर ली थी, जिस दिन मेरे पास पीबीएम सब्जेक्ट था। बीकॉम में ना आपका एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, बहुत सुपर सब्जेक्ट है। अगर आपने उसको प्रैक्टिकल बेस लिया ना, लिटरली आपकी दुनिया चेंज जाएगी, आपके व्यूज चेंज हो जाएंगे। और पता है मैनेजमेंट एक गीता कुरान की तरह है, बाइबल की तरह। पूछो क्यों? आपने गीता पढ़ा कभी? गीता जब भी आप पढ़ोगे ना, वही श्लोक जब पढ़ोगे ना, सिचुएशन लग रहेगी ना, अपने अपने अंदर आइडियाज लगाएंगे। उसकी लैंग्वेज थोड़ी मतलब एम्बिशियस है, कई सारे अर्थ निकालते हैं। सिचुएशन वही लैंग्वेज पढ़ोगे ना, आपको नए नए सॉल्यूशन मिलेंगे। वैसे ही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट पढ़ोगे वही, लेकिन सिचुएशन के अलग अलग अकॉर्डेंस जब पढ़ोगे ना, तो अलग अलग कंक्लूजन आपको मिलेंगे। इसको एम्बिशियस लैंग्वेज बोलते हैं ना, जिसका कई सारे अर्थ निकल जाए समय समय अनुसार। तो वैसे ही मैनेजमेंट एक सिग्नल देता है आपको साइंटिफिकली, आप थ्योरीज उसके अडॉप्ट करते हो बड़े बड़े। जब भी मेरे को कोई रास्ता नहीं मिलता है ना, तो मैं ऑथर्स के थ्योरी साइंटिफिकली पढ़ लेता हूँ, और पढ़ने के बाद जब मैं उसको अलग अलग सिचुएशन में पढ़ता हूँ ना, अलग अलग कंक्लूजन निकलते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आर्ट। क्या ये हर किसी को प्रैक्टिस में इसको उतारते नहीं आता। कॉमर्स है कैसे? मैं बेचकर तुमको कमा रहा हूं, पढ़ा के तुमको बेच रहा हूं ना, अब पढ़ा के बेच रहा हूं, कॉमर्स, सिंपल। देखो अगर मैं कोई मैनेजमेंट की थ्योरी बना रहा हूं, साइंस मैनेजमेंट की थ्योरी यूज कर रहा हूं प्रैक्टिकल लाइफ में, आर्ट्स, तुमको बेच रहा हूं, कॉमर्स। कॉमर्स वाला बच्चा बेचना जानता है ना, तुमको बेच रहा ना कॉमर्स। अरे भाई मैनेजमेंट बेच रहा ना तुमको पढ़ा के, तो बेच रहा तो क्या कर रहा हूं मैं? कॉमर्स, सिंपल। तो मेरे को फीस दे रहे हो ना, फ्री में आया हो पढ़ने, यहाँ पे कोई नहीं आया फ्री में। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों है। यूनिवर्सल टूल्स बोलते हैं। सोशल प्रोसेस, एवरी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। गॉट इट? हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, याद करो बच्चा लोग। सो एवरी पर्सन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एम आई राइट और रॉन्ग? मैनेजमेंट करने वाला भी एक इंसान होता है, जिसके ऊपर कर रहा है वो भी एक इंसान होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ सोशल प्रोसेस। सबऑर्डिनेट्स, ऑल सबऑर्डिनेट्स आर ह्यूमन बीइंग ह्यूमन ऑल्सो होना चाहिए, और ऑल सीनियर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। तो करने वाला भी इंसान है, कराने वाला भी, और एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इज अ सोशल एक्टिविटी। So management is also social process. देखो लिखा हुआ है, management is to get things done through peoples. It is related with peoples, hence it's a social process. आपका बिजनेस का मैनेजमेंट, आपका प्रोफेशन का मैनेजमेंट सोसाइटी को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल दूं यहाँ, इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी लेके जाओ। आप जब नीचे डिसिप्लिन में नहीं जाते हो, शोर शराबा करते हो, तो हमारे आजू बाजू के पड़ोसियों को दिक्कत जाती है, और हमको कंप्लेन आती है कि सर आपका मैनेजमेंट प्लीज इंप्रूव किया जाए। सो एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल एक्टिविटी। इट अफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सोसाइटी। आप पॉल्यूशन करोगे, साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सोसाइटी को अफेक्ट होगा नहीं होगा? तो हमारी ट्यूशन क्लास का अगर मैनेजमेंट बिगड़ गया तो क्या होगा? सोसाइटी को इनवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही एक दुकानदार भी जब बिजनेस की एक्टिविटी करता है ना, मैं तो प्रोफेशनल एग्जाम्पल दिया, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट करता है। आज देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज मोदी अंबानी जी बहुत अमीर है। सबसे पहली बात, अंबानी सबसे देश में सबसे धनी आदमी कौन है? वन ऑफ देम अंबानी जी, अदानी जी। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन से कास्ट के हैं, कम्युनिटी कौन सी है? गुजराती। हम लगाते यार गुजरातियों के पास तो बहुत पैसा होता है। एक को देखकर आपने पूरे उसको लगा दिया ना स्लाइसिंग मेथड से, तो इट मींस अंबानी का बिजनेस सक्सेस हो गया, तो हमने पूरी सोसाइटी को
उस नजर देख लिया ना, तो इट इज अ सोशल इफेक्ट। समझा आपको? यानी अंबानी का मैनेजमेंट अच्छा था, हम बोलेंगे कि गुजरातियों को मैनेजमेंट करना अच्छा आता है, इसलिए वो कमाते बिजनेस में अच्छा। ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट अकेले से नहीं होता, मैनेजमेंट करने वाला और कराने वाला होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पीपल आर रिक्वायर्ड। कैसे? देखो, अब मैं पढ़ा रहा हूं तो कम से कम एक लोग चाहिए, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, इसको साबित करने के लिए मुझे एक सबऑर्डिनेट चाहिए, कम से कम एक सबऑर्डिनेट, कोई रहेगा ही नहीं। तो बताओ मेरी स्किल या मेरे ऑर्गेनाइजेशन की जो डेवलपमेंट्स है वो दिखेंगी क्या? नहीं। तो इसलिए मैनेजमेंट अकेले से नहीं होता है, सीनियर भी होना और सबऑर्डिनेट होना। राजा के बिना प्रजा नहीं चलती और प्रजा के बिना राजा नहीं चलता, दोनों चाहिए, सीनियर भी चाहिए और सबऑर्डिनेट भी चाहिए, तब जाके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम मैनेजमेंट को इंप्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। क्या है ये? डिसीजन मेकिंग सबसे मेन है, इसको फिलहाल हम बाजू में करते हैं। पूछो क्यों? ये फर्स्ट फंक्शन का पार्ट है प्लानिंग का, तो जब मैं पढ़ूंगा तो डिसीजन मेकिंग अपने आप आपको समझ में आएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फंक्शन और इसको प्रैक्टिकल बेस में हम लेते हैं। अब फंक्शंस की तो वैसे आपको बहुत अच्छे से नोट्स मिलेगी, उसके बड़ी बड़ी बातें लिखी मिलेंगी आपको, क्योंकि हमारा इंडियन एजुकेशन बोलता है बड़ा चढ़ा के लिखाओ। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज जो आप पढ़ रहे हो, अगर उतना मटेरियल डेटा भी आपने कलेक्ट कर दिया, इसके बाद आपको खुद ही मन से लिखते जाएगा। और आप अगर जो मैं आपको नोट्स दूंगा ना, बड़ा चढ़ा के घुमा फिरा के वही लिखाऊंगा, देखना। समझा? पढ़ते हैं पहला फंक्शंस। तो हेनरी फ्योल ने बोला पहला फंक्शन मैंने प्लानिंग है। अभी प्लानिंग क्या है भाई? तो पहले देखो, अभी एक एग्जांपल लास्ट में आएगा अभी आपको। अब हम पढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 2। पहले सर पहला 1 नहीं, पहला 2 पढ़ते हैं। इनडायरेक्टली पढ़ाऊंगा पूरा डीपली डबल से, लेकिन आज कंसेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो कंसेप्ट पे फोकस नहीं करूंगा। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। अच्छा, अभी जो प्लानिंग पढ़ा रहा हूं आपको, ये उलझी उलझी बात करता हूं, सुलझा के एग्जांपल लास्ट में रहेगा। सभी फंक्शंस को इंप्लीमेंट एक एग्जांपल में किया गया है, वो देखकर आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर? हाँ। तो प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। सर बताओ इसका मतलब क्या है? ये उलझी उलझी बातें छोड़ो, मैं आपको सुलझा करता हूं, सुनो। जब भी एक इंसान एक गोल को सिलेक्शन करता है अपने माइंड के अंदर, उस माइंड के अंदर जिस वक्त उस इंसान ने सोच लिया, गोल डिटरमाइन कर लिया, जैसे आज भी बहुत लोग यहाँ पे जिनको गोल सेट नहीं है, एक चेतावनी, गोल सेलेक्ट करो एग्जाम के लिए। यानी आपका अगर 12th का एग्जाम है ना, सबका एक गोल सेट करो कि कम से कम मुझे 90% चाहिए, कम से कम 95 चाहिए, ये सेट तो करो। अरे देखो एक बात सुनो, किसी महापुरुष ने कहा है दूर जाने के लिए दूर का सोचना जरूरी है। वो जहां तक तुम्हारी सोच जाएगी ना, उसके नियर बाय थोड़ा बहुत तो आप इर्द गिर्द पहुंच जाओगे। वननेस कॉमर्स क्लास को शुरू किया गया था एक बच्चे से। उस वक्त मेरे माइंड में पता क्या था? उस वक्त मेरे माइंड में था एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ऑडिटोरियम भरा रहेगा और वो बच्चे पूरे पढ़ के मैं इतने बच्चों को एक साथ पढ़ाऊंगा। अब आप बताओ मैं कहां था एक बच्चे की वजह से, लेकिन मैंने सोचा क्या कि एक दिन ऐसा आएगा पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ मुझे सुनेगा, और शायद कभी ना कभी ऐसा दिन आएगा। वो गोल को लेके मैं बैठा हुआ हूं और आज भी उसके ऊपर एफर्ट्स चालू है, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं ना तो हमारे एफर्ट्स भी उतने बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ना सोचो बड़ा, सोचने में कुछ आता नहीं है, लेकिन जब आप सोचोगे ना तो उसके लिए दिन रात आप अपने आप एक साथ करोगे। और आज भी वही है, आज भी मैं इतने बच्चों में सब रुका नहीं हूं, आज भी मेरी वर्क इन प्रोग्रेस चालू ही है। रोज हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया करने के लिए, और कैसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने स्किल्स को, और कितना अच्छा डेवलप करके हम एक दिन ऐसा आएगा जहां पे मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ गोल कंप्लीट हो जाएगा। समझा आपको? क्लियर आ रहा? क्लियर आपको? तो इसलिए हमेशा बोलता हूं बड़ा सोचो। अभी भी आपका वक्त है, यू हैव 25 days मोर। सो आपके पास 25 दिन और पड़े हैं। मैं आपको फिर बोलूंगा, आपको एक बार अपना गोल पहले डिसाइड करो, और जिस वक्त आपने डिटर्मिनेशन ऑफ गोल किया, मैनेजमेंट बोलता वहीं से मैं शुरू हो गया। मैनेजमेंट थिंकिंग से ही शुरू होता है, लेकिन हर थिंकिंग को मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बोलेंगे। तो किसको बोलेंगे? सुनो, सिंप्लीफाइड कर रहा हूं। मैनेजमेंट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। यानी क्या? सबसे पहले अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं,
It is concerned with deciding what is to be done, when to be done, how to be done, where to be done, etc. Every organization need the answer to this question, and when this answer are put in proper order, plan become ready. सर ये तो आप पढ़ते जा रहे हो, समझाओ तो सही क्या है। सुनो अभी बात करो उसको बाजू में। अब मैं तुमको बता रहा हूँ सिंपल प्लानिंग क्या है। देखो, एक इंसान जब अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, समय समय पर गोल का डिटर्मिनेशन करता है। जिस वक्त वो इंसान गोल को अपने माइंड के अंदर सोचना शुरू कर देता है, हेनरी फ्योल कहता है मैनेजमेंट उसी वक्त से आ गया है। और उस फंक्शन को हम बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर कुछ तुम एफर्ट्स नहीं करते हो, प्लानिंग के अंदर सिर्फ क्या करना है, दो काम। सुनो, सब दो काम, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो। अभी सबसे पहले देखो, प्लानिंग के अंदर डिटरमाइन करो गोल, जो फेडरिक भी बोलता है पहले और हेनरी भी यही बोल रहे हैं प्लानिंग के अंदर करके। और जब आप कोई गोल का सिलेक्शन करोगे ना, तो गोल पूरा कैसे होगा उसके लिए बहुत सारे WH के पहले क्वेश्चन माइंड के अंदर ढूंढ दो। कुछ मत करना है तुमको, अभी तक कुछ एफर्ट्स देना ही नहीं है, सिर्फ माइंड को चलाना है बस। प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए माइंड चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि हेनरी फ्योल ने बोला है प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। क्या बोल रहा हो? देखो, मैं तुमको बिना नोट्स पढ़ाए पूरा 2 चैप्टर तुमको पढ़ाता हूं, कौन सी लाइन में क्या आएगा वो भी पढ़ा सकता हूं तुमको। मैं ये पीपीटी देख के तो ना पढ़ा रहा तुमको। ये जो तुम्हारे लिए सब है आकर्षण का केंद्र है, बस और कुछ नहीं है। असली पीपीटी मेरी यहां है। सबसे पहले क्या करो, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल। कहां पे? माइंड के अंदर। और उस माइंड के अंदर सबसे पहले वो डिटर्मिनेशन ऑफ गोल क्या ना, उसके लिए सारे WH के क्वेश्चन ला लो। अब सारे WH के क्वेश्चन जो है ना, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हाउ टू बी डन, वेयर टू बी डन, जितने भी आ रहे हैं उस गोल के लिए WH के क्वेश्चन पैदा करो माइंड के अंदर। हेनरी फ्योल बोल रहा है। और WH के क्वेश्चन के आंसर भी पहले पैदा करो, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने के पहले वो WH के क्वेश्चंस के आंसर आना जरूरी है। ये बात तो मानते हो? जब तक तुम्हारा माइंड कमांड नहीं करता तब तक एक्शन फॉर्म नहीं होगा। अरे भाई, अगर मैं पढ़ाने आया हूं तुमको तो तैयारी करके आया हूंगा ना, और तैयारी आज नहीं की होंगी। ये चैप्टर पढ़ाने के लिए कम से कम 15 दिन से मेरे माइंड चल रहा हूँ, कैसे पढ़ाऊंगा, कब पढ़ाऊंगा, कौन से दिन पढ़ाऊंगा, कौन सा शुभ दिन आएगा और कौन से एग्जाम्पल देना होगा। यानी इन शॉर्ट कोई भी एक्शन फॉर्म के लिए सारे WH के क्वेश्चन चाहिए, और उसके क्वेश्चन के जब तक आंसर नहीं होंगी एक्शन फॉर्म नहीं होगी। मानते हो कि नहीं? अगर मैं यहाँ पे बिना WH के क्वेश्चन के, मेरे आज के सेशन के WH के क्वेश्चन के मैं आंसर लेके नहीं आऊंगा तो मेरे पैर शेवर करेंगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा। कोई भी हो, परफॉर्मेंस देना है तो पहले तुम्हारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और वो क्वेश्चन को आंसर ढूंढना माइंड के अंदर जब तक नहीं होगा एक्शन फॉर्म नहीं होगा। वही बोलता है, वही पार्ट है प्लानिंग। सिंपल भाषा में प्लानिंग क्या है? गोल सिलेक्ट करो कोई भी, उसके लिए सारे WH के क्वेश्चन सिलेक्ट माइंड में रखो, डिसाइड करो, और उसके आंसर डाल दो, सारे WH के एरिया का आंसर। हाँ, गया तुम्हारा प्लान रेडी। बस सिंप्लीफाइड यही है, घुमा फिरा के आपको यही आएगा बस प्लानिंग के अंदर। समझा? क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल में लेंगे ना, तो आज के बाद क्या सीखा? प्लानिंग बोलो, क्या बोलो मेरे साथ? डिटर्मिनेशन ऑफ गोल इन माइंड बोलो। उसके लिए सारे WH के क्वेश्चन ढूंढना बोलो, और उसके आंसर पुट करना। बन गया आपका फर्स्ट फंक्शन रेडी। और इसके लिए आपने कोई एक्शन फॉर्म नहीं की, सिर्फ कहां किया? दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जहां पे हम दिमाग का सिर्फ यूज करते हैं बस। तो प्लानिंग करने के लिए दिमाग चाहिए। और किसी महापुरुष ने बताया क्या कहा है? अ वेल प्लान इज अ हाफ डन। मैं नहीं क्या, महापुरुष हेनरी फ्योल थे। क्या बोला बताओ? अ वेल प्लान इज अ, आपका अगर WH क्वेश्चन आंसर मिल गया, गोल सिलेक्ट है, आपका आधा काम हो गया। फिर तो आपको सब एक्शन ही करना है ना, और क्या करना है? अरे मैं 5 दिन में क्या क्या पढ़ाना है मुझे अगर रेडी है मेरा माइंड में, तो मुझे तो परफॉर्म ही करना है। परफॉर्म करना आसान होता है, मुश्किल क्या है? बस वो परफॉर्म करने की स्टेज तक अपने माइंड को रेडी करना। आ गया प्लानिंग रेडी। अब एक प्लानिंग के अंदर बोला गया है, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एट ईच पार्ट।
अब सर ये क्या है? तो याद करो, मैंने फीचर पढ़ाया आपको मैनेजमेंट का, उसमें डिसीजन मेकिंग था और मैंने कहा था वो फर्स्ट फंक्शन का पार्ट है प्लानिंग का। तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? सुनो, अगर मैं डिसीजन मेकिंग की बात करूं तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स इज नोन एज प्लानिंग, तो इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। सॉरी सर, ये बात तो कुछ भी समझी नहीं हमको, समझाने के लिए बैठा हूं मैं तुमको। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने पे अगर तुमको समझ आता था तो आज हम जैसे टीचर्स की नौबत मतलब जरूरत ही नहीं होती थी, बराबर कि नहीं? हाँ। सुनो क्या होता है, जब भी एक बंदा, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, अब एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपने माइंड के मैनेजमेंट को यूज कर सकता है अपने गोल के लिए, और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी गोल के लिए यूज करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी मैनेजमेंट को यूज कर सकता है। यूनिवर्सल है, क्या है वो? तो मैं फिलहाल पर्सन की बात कर रहा हूं। जब भी एक पर्सन अपने माइंड के अंदर गोल सिलेक्ट करता है, उसी माइंड के अंदर दूसरा क्वेश्चन आता है, कैसे होगा, कौन करेगा, क्यों करूंगा, कब करूंगा, ऐसे बहुत सारे वो गोल के लिए क्वेश्चन आते हैं, होते हैं। जिसने तुमको बोला, मैंने एक बच्चा आया था, उसमें डिसाइड किया था कि एक दिन ऐसा आएगा पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ मेरा स्टूडेंट्स का रहेगा और इतने बच्चे मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। बाकायदा मैं विजन कर रहा था उसके अंदर कि हाँ मैं फॉर्च्यूनर कार में आऊंगा, वो मेरी ड्रीम कार है भाई, फॉर्च्यूनर कार में आऊंगा, मेरी पर्सनल असिस्टेंट रहेंगी, समझा? उसको रोज फील भी करता था। विजुअलाइजेशन जरूरी है। हाँ, इससे एफर्ट्स बढ़ते, क्या बढ़ते हैं? एफर्ट्स। जहां 5 घंटे काम करोगे वहां 11 घंटे काम करोगे, क्योंकि वो दिन देखना है भाई लाइफ के अंदर। हर किसी का अपना अपना ड्रीम है, मेरा भी ड्रीम है, तो वो मेरे को मालूम मरने से पहले तो पूरा करना ही है मेरे को, कुछ भी हो जाए। समझा? कि एक दिन भले करूंगा, नहीं करूंगा, एक दिन भी भले करूंगा, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा। हाँ, और पता है वो जो दिन होता है ना, वो देखने के लिए तुम्हारे जो डाउन लाइन्स आते हैं ना लाइफ के अंदर, उसको तुम इजीली क्रैक कर लेते हो वो एरिया से, क्योंकि तुमको पता है तुम्हारा गोल कहाँ है। तुम्हारा वो ईगल व्यू होना चाहिए, ईगल व्यू, लक्ष्य एक ही जगह, बस स्थिर एकदम, कोई नो डिस्ट्रक्शन। उसके लिए दिन रात एक करना पड़े तो करो, मैं बोलूंगा दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग। अब सुनो, तो व्हाट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन मैनेजमेंट वर्ड? सुनो, आपने सुना है एक डिसीजन यहां तो बर्बाद करेगी तो आबाद करेगी, मानते हो कि नहीं? अब इसको मैं बता रहा हूं डिसीजन मेकिंग होता क्या है लॉजिकली, साइंटिफिकली। डिसीजन मेकिंग मींस सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ सेवरल अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। सुनो, ध्यान दो भी। जब भी एक बंदा, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पीपल्स गोल का सिलेक्ट करता है, उस गोल के लिए उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे WH के क्वेश्चन आएंगे, एरिया क्वेश्चन। WH यानी व्हाट इज टू बी डन, व्हेन टू बी डन, हाउ टू बी डन, उसके WH क्वेश्चन बोलते हैं। कौन करेगा, कब करेगा, कैसा होगा, क्यों करूंगा, कितने समय के बाद करूंगा, ऐसे बहुत सारे उस गोल को पूरा करने के लिए क्वेश्चन आएंगे, आते हैं। जो अपने गोल के लिए सीरियस होते हैं उसके लिए आते हैं, मन में आते कि नहीं आते? और उस WH के क्वेश्चन की आंसर मिलने के लिए तुमको उस WH के लिए एक एक एरिया का WH का क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑप्शन। जैसे एग्जांपल, अभी तुमने जब 10 क्रॉस किया होगा, तुम्हारे माइंड में आया होगा क्या लेना है, तो किसी ने बोलूंगा मेरे को MBA करना है, मैं बिजनेस बनूंगा, बोलूंगा प्रोफेसर बनूंगा। तो सबने अपनी अपनी फील्ड रखी, लेकिन उस फील्ड को पूरा करने के लिए, अब उसको फील्ड, वो गोल को वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे माइंड में बहुत सारे WH के क्वेश्चन आए होंगे। क्वेश्चन जैसे पहले एग्जांपल, जिस एग्जाम्पल अभी 12 का किसी टारगेट आऊंगा 90 अबव चाहिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन करवाएगा, ट्यूशन क्लास कौन सी, कौन सा सर, कौन सी बुक्स, कौन सी नोट्स, कब करूंगा, कितने टाइम में होगा, ये सब बहुत सारे एरिया के आपके पास क्वेश्चन आए होंगे। और उस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन भी होंगे, लेकिन हर एक अल्टरनेट ऑप्शन हर किसी के लिए बेस्ट नहीं होता। तो जब आपने अपनी कैपेबिलिटी के देखकर आपने वो WH के क्वेश्चन का आपने एक सिलेक्शन कर दिया कि हाँ ये WH का क्वेश्चन का आंसर ये, तो हम कहेंगे सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। समझा क्या आपको? अरे आ रहा क्या तुम समझ में? यानी हर एक WH के क्वेश्चंस के आंसर को लाने के लिए
आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उस ऑप्शन में से आपने कौन सा बेस्ट सिलेक्ट किया, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन मेकिंग अच्छी थी कि बुरी थी, वो तय करेगा आपका मैनेजमेंट। नोकिया के पास एंड्रॉइड खुद गया था, लाओ मुझे अपने मोबाइलों में, गूगल गया था भाई, नोकिया ने बोला तेरे को तो लाएंगे, कंप्यूटर देंगे दुनिया, कंप्यूटर क्या देंगे, लोगों को कंप्यूटर देंगे मोबाइलों में। अरे तू स्क्रीन में इतना बड़ा काम डिस्प्ले वाला एक तक स्क्रीन करेगा क्या, वो पॉसिबल है क्या? और लिटरेसी रेशियो देखो इंडिया में क्या थी, कुछ नहीं थी वो टाइम पे, कैसे देखिए कंप्यूटर। तो ये तो अब उनका एक वो सिलेक्शन करना अल्टरनेट ऑप्शन था ना उसके पास, मोबाइल में कंप्यूटर ला लिया, क्या हुआ? आज नोकिया का अस्तित्व ही नहीं है, नहीं अस्तित्व। क्यों नहीं अस्तित्व? एक डिसीजन गलत हो गया, और डिसीजन को तो क्या, वो सिलेक्शन करना अल्टरनेट। अब बताओ उसके पास एंड्रॉइड भी था ना, जान दे नोकिया नहीं चल रहा मार्केट में, जब तक दूसरा आए तब तक, अब तो झुक जाओ, जाओ एंड्रॉइड के पास, बहुत गलती हो गई, दे दो। नोकिया हूं मैं, क्या हूं? बैठे रहे। आज नोकिया की मोबाइल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, नहीं तो आज अभी तक क्या था, एक टाइम था प्रोडक्ट नेम को ब्रांड नेम में कन्वर्ट किया था, लोग मोबाइल नहीं बोलते थे, नोकिया का हैंडसेट डे बोलते थे। और ऐसे ऐसे लीडर्स मार्केट के अंदर कभी बहुत मुश्किल से नीचे आते हैं, तो इसी को बोलते हैं रॉन्ग डिसीजन। क्यों? ऑप्शन थे मोबाइल के अंदर, क्या डालना है, एंड्रॉइड, कंप्यूटर या और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, एक सिलेक्शन करना वो बेस्ट है कि नहीं, वो तो रिजल्ट के बाद ही मालूम पड़ा ना, वो गलत डिसीजन था, रॉन्ग। सैमसंग वहां से आ रहा था धीरे धीरे, उसने हम लेंगे आज तो, सैमसंग आया नंबर 1 पे छा गया था एक टाइम तो ये होता है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ सेवरल। इन ईच एरिया यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर फुलफिलिंग द WH क्वेश्चंस, and when you select the best alternative out of variable alternatives options, that is a part of decision making and it's a part of planning, because it is also an intellectual process. इतने में इतना ही मिलता। नेक्स्ट फंक्शन, तो प्लानिंग आज के बाद क्या हो समझा, प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग भी आती है, समझा। नेक्स्ट फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ये मैंने बताया था, वो ही है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग एट ईच पार्ट। इन प्लानिंग द मैनेजर हैज टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव्स। समझा? क्लियर? अरे आ रहा में वननेस के मैनेजमेंट के अंदर मुझे इस बार बोला क्या, सर आप 3 सब्जेक्ट मत पढ़ाओ, आप 2 पढ़ाओ। नहीं, मैं 3 ही पढ़ाऊंगा। क्यों 3 पढ़ाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, दूसरों के ऊपर मेरे को पता नहीं है। वो अच्छा पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाऊंगा ये मुझे पता है। और मैंने वननेस को बोला, ऑर्गेनाइजेशन को, कि मेरे को 3 सब्जेक्ट दिया जाए प्लीज, थोड़ा लेट होगा लेकिन अच्छा पढ़ा के दूंगा। दैट इज, अब बताओ अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो वननेस के लिए क्या हो गया, ये बेस्ट अल्टरनेटिव हुआ कि नहीं हुआ। रिजल्ट नहीं आया तो अगली बार में छुट्टी एक सब्जेक्ट की, निकाल देंगे मेरे को एक सब्जेक्ट से। समझा आपको? अरे आ रहा है समझ में? तो दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। यानी इन एवरी पार्ट यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, आउट ऑफ वेरिएबल अवेलेबल ऑप्शंस यू मस्ट सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव नोन एज। हालांकि लॉ के अंदर रोशन सर भी अच्छे हैं, क्या है, एसपी इज सब्जेक्ट ऑफ लॉ। बट मुझे पता है कि जितना एफर्ट्स मैं दे सकता हूं उतने वो नहीं देंगे, क्योंकि वो सब एक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। और मेरे को पता है मैं फुल्ली सुबह से लेकर रात तक एक ही एक्टिविटी में एंगेज हूं, तो मैं क्रिएटिव कुछ करता हूं तुम्हारे लिए। दैट्स व्हाई मैंने उनको ये बोला कि नहीं मेरे को दिया जाए प्लीज, दिया। और इस बार मैं ऑर्गेनाइजेशन को 20-22 दिन पहले ही पोर्शन खत्म कर दे रहा हूं, तो अगली बार मेरे को रखेंगे लगता। पिछली बार आ गई थी ना, 3-4 दिन 5 दिन पहले हुआ था ना, तो वहां पे मेरे ऊपर आ गई थी बात। दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन मेकिंग। समझा आपको? क्लियर? अब वो बेस्ट है कि नहीं वो तो रिजल्ट ही बताएगा ना, यानी गोल, अचीवमेंट ऑफ गोल, अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल डिसाइड करेगा आपका डिसीजन मेकिंग सही था कि नहीं था। ओके, नेक्स्ट आओ फंक्शन, बहुत हो गया इसके ऊपर, ऑर्गेनाइजिंग। द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, हेनरी फ्योल ने बोला कि इन सबको सीक्वेंस रखना पड़ेगा।
इसका सीक्वेंस नहीं बिगाड़ना। सेकेंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? सुनो, organizing refers to the process of identifying and bringing the required resources together such as man, money, material, machines and methods, arranging them properly for achieving the objective. ये सब क्या है? ये एक्टिविटीज है। क्या ये? प्लानिंग बोलो, अरे फंक्शन बोलो तो वर्क, वर्क बोलो तो काम। किसी गोल के अंदर आपने ये 6 काम कर लिए, कौन से? 6 काम में से एक काम हो गया, कौन सा वाला हो गया? प्लानिंग हो गया। दूसरा काम ऑर्गेनाइजिंग। सुनो क्या होता है, देखो अब मैं इसको कंक्लूजन कहता हूं। कंक्लूजन, क्योंकि इतना इंग्लिश अगर तुमको आता था तो फिर तो टेंशन नहीं होती थी। कंक्लूजन क्या है? सुन लो, हर एक चीज हर काम के लिए नहीं बनी और हर जगह के लिए नहीं बनी। जो चीज जिस काम के अंदर जो जगह पे चाहिए उसको वहां ला लेना, उस काम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टुगेदर सच एज मैन, मटेरियल, मनी, मशीन, मेथड, अरेंजिंग देम प्रॉपर्ली फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव गोल। देखो इधर देखो, ये माइक है, ये माइक का 100% यूटिलाइजेशन क्लास के अंदर हो रहा है, ये मुझे कमा के दे रहा है। लेकिन यही माइक अगर मैं अपने घर पे लगाऊं और बोलूं एक बार आ जा 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 आ जा, तो मम्मी मेरे को बेलन लेगी और बोलेंगी एक बार जा 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 जा, अब नहीं आना। होगा? होगा? यानी सोचो, बोल रहा मैं माइक में हूं, चलो मैं पीबीएम ही यहां, तुमको मैनेजमेंट यहां पढ़ा रहा हूं। मैनेजमेंट घर पे शुरू कर दिया, अपने घर पे, पर्सनल घर पे। मम्मी बोलेंगी दिमाग सब सही है ना फिर कभी, बराबर कि नहीं? तो बोला मम्मी नहीं मैं बोल के दिख रहा हूं, माइक में बोल के दिख रहा है, देखो भी माइक में बोलना है, बोल के दिख रहा। तो समझा आपको? क्या समझा? Every material thing is not suitable for every place or for every goal. The material thing which are required or the manpower which are required for accomplishment of goal, for smoothing in working for accomplishment of goal, that arranging process is known as organizing, and organization is the outcome of organizing. देखो ऑर्गेनाइजेशन पता है क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जहां पे 3 चीजें मिले, बोलो कौन सी? हाँ, एक मिनट ना। ऑर्गेनाइजेशन 3 वर्ड से मिलकर बनता है, बोलो कौन से? सुनो, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जैसे वननेस कॉमर्स क्लास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे 3 कंटेंट मिल जाए उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। यानी क्या? गोल, सबसे पहले गोल होना, फिर उसके लिए पूरा करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल्स चाहिए। अब ग्रुप ऑफ पीपल अगर आ गए तो 2 चीजें अपने आप आती है, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब आपका हो चुका है। एक मिनट ना, थोड़ा फास्ट हो रहा है, रुको। आपको अगर पहला फंक्शन समझ में आया ना तो दूसरा भी समझ में आएगा। दोनों कह रहे हो आप, जतिन एंड क्रिश। आप सीधा क्लास के बाहर जाओगे हो क्या? और प्लस स्ट्रक्चर। देखो ध्यान दो बच्चे लोग, ये तीनों जहां मिल जाए उस प्लेस को क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप वननेस कॉमर्स क्लासेस, अब वननेस कॉमर्स क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ गोल भी है, गेनिंग प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ये गोल है हमारा। ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोग, मैं लोग, सब है, सीनियर भी है, सबऑर्डिनेट भी है। अरे सीनियर भी है, सबऑर्डिनेट भी है, सब है। हम टीचर्स भी लोग बैठे हैं, आप भी बैठे हुए, ग्रुप ऑफ पीपल्स भी है। और जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल आ गए वहाँ दोनों आ जाते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और साथ में स्ट्रक्चर भी है। स्ट्रक्चर यानी ये ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, ये मटेरियल चीजें, माइक, डेस्क बेंच,
बोर्ड, एसी, प्रोजेक्टर, यानी जो क्लास को चलाने के लिए चीजें चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पे है अवेलेबल, अरेंजमेंट प्रॉपर है सब कुछ, यानी एवरी मटेरियल डेटा अवेलेबल है, एवरी ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए वो अवेलेबल है, और गोल तो है ही है। अरे वननेस कॉमर्स क्लास का गोल क्या है? एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन। सिंपल है ना? तो उस हिसाब से वो अपना स्ट्रक्चर बनाएगा, उस हिसाब से ग्रुप ऑफ पीपल बनाएगा। अब तो एवरी पर्सन इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी प्लेस। जिस एग्जांपल आई एम एलिजिबल टू टीच द स्टूडेंट्स, बराबर कि नहीं? तो मेरी जरूरत कहाँ है? ट्यूशन क्लासेस में, स्कूल्स में। और कोई बोलेगा सर एक काम करो, आप हमारे शॉप पे आओ, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा महीने की। मैं बोलूंगा भाऊ मैं तेरे लिए नहीं बना हूं, मत बोल मेरे को आने के लिए, वहां आई एम नोविस। सर बिजनेस सिखा रहे हो, सिखाना मेरा काम है, बिजनेस को प्रैक्टिस में लाना मेरा काम नहीं है। सो इट मीन्स व्हाट? एवरी पीपल इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, बराबर कि नहीं? हर एक इंसान हर ऑर्गेनाइजेशन काम आएगा नहीं, बराबर कि नहीं? उसी तरीके से हर चीज हर ऑर्गेनाइजेशन में काम में नहीं आती। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, डेस्क बेंच वगैरह, ये बोर्ड या ये क्या बोलते कंप्यूटर, ओके, ये पूरा स्क्रीन सिस्टम पूरा चल रहा है, सेटअप बोलो, तो ये सब चीजें जो है ना, ये चीजें का मोल यहाँ पे है ट्यूशन क्लास के अंदर। कोई बोलेगा इन सर ये सब चीजें दो, मैं इससे दुकान खोलूंगा, मैं इससे बिजनेस करूंगा, तो इट इज पॉसिबल कि हर ये स्ट्रक्चर जो हमने यूज किया यहाँ पे वो बिजनेस के लिए काम में आएगा? नहीं। या कोई बोलेगा सर आप ये डेस्क बेंच दो, इससे मैं हॉस्पिटल खोलूंगा, हॉस्पिटल, मैं मरीजों को सुलाऊंगा डेस्क बेंच पे। इज इट पॉसिबल? सर आप बोर्ड दे दो, मैं मरीजों को पढ़ाऊंगा। यानी आपने समझ में आ रहा कुछ? यानी एवरीथिंग इज नॉट सुटेबल फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। द थिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग हेलो फॉर performing the efforts for accomplishment of goal, for performing the action for accomplishment of goal, that arranging process is known as organizing. Organizing established organization. देखो मैं एकदम सिंप्लीफाई बता रहा हूँ, सिंप्लीफाइड, मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात ही नहीं कर रहा हूँ आपको, सिंपल बात बताऊं क्या? कंक्लूजन, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो भी चीज चाहिए, मैन पावर, मटेरियल, मशीन्स, हाँ जो भी मनी, उन सबको एक साथ हमने इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा उस इकट्ठा करने की काम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, जिससे पैदा होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन सर क्यों चाहिए? गोल ऑर्गेनाइजेशन क्या मैच मिला? तो ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है। पूछो क्यों? एक्शन परफॉर्म कहां होगी? रास्ते में करोगे बैठ के? एक्शन परफॉर्म कहां करोगे? अरे गोल सोच तो लिया, लेकिन उसको परफॉर्मेंस करने के लिए कोई प्लेस चाहिए ना, तो क्या चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन। विदाउट ऑर्गेनाइजेशन यू आर नॉट एलिजिबल टू परफॉर्मिंग एनी एक्शन फॉर द गोल। So if you want to be action in for accomplishment of goal, you need a organization. क्या चाहिए? और for organization you should process the organizing. Organizing is the second function of the management. अब तो यहाँ पे 2 टर्म पड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग। समझा क्या होता है? जहां देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहां पे ये 3 चीजें इकट्ठा की जाए, इस इकट्ठा करने की प्रोसेस को बोला गया है ऑर्गेनाइजिंग। इस इकट्ठा करने के काम को बोला गया ऑर्गेनाइजिंग। देखो आप देखो इस डायग्राम बहुत कुछ बोल रही है। देखो जब मैं स्लाइड्स चेंज कर रहा था ना, देखो इधर ये एग्जांपल देखो, अभी क्या हुआ? सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक शुगर की फैक्ट्री है, शुगर, हमको शुगर बनाना है, शुगर, तो शुगर के लिए क्या चाहिए? शुगर केन चाहिए, मशीनरी चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मैन पावर चाहिए और पैसा भी चाहिए। बिना पैसे की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर कि नहीं? अरे बिजनेस इज इकोनॉमिक। अब मुझे अगर शुगर का धंधा करना है तो मुझे चारों चीज चाहिए। जब ये चारों चीज में ला लेता हूं, देखो ये लाइन जो घूम रही ना, वो लाइन घूमी जो इकट्ठा करने की, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। मैं फिर कर रहा हूं, देखो ऑर्गेनाइजिंग ये नहीं है, ये जो लाइन घूमी ना, ये ऑर्गेनाइजिंग है। बड़ी बारीक बारीक चीज से बना गया है पीपीटी, आप समझो इस चीज को।
ये जो लाइन इकट्ठा करने की बनाई गई ना, इसको इकट्ठा ला लिया हमने, उस काम को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। और जिससे पैदा क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन। क्या पैदा हुआ? और ऑर्गेनाइजेशन क्यों चाहिए? गोल को परफॉर्म कैसे करे? देखो एक डॉक्टर कितना भी एक्सपर्ट है, रास्ते पे किसी मरीज को गिरते हुए दिख गया या एक्सीडेंट हो गया, खूना खून हो गया, डॉक्टर साहब बचाओ ना, हम बोलेंगे उसको, बोलेंगे सॉरी आई एम हेल्पलेस हियर, इसको बचाऊंगा मैं, मेरे पास स्किल है, लेकिन मेरे को स्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर, मुझे इसके साथ असिस्ट करने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जहां मुझे असिस्टेंस मिले, फिर ही मैं एलिजिबल हूं, मेरी स्किल्स को मैं यहाँ प्रैक्टिस में उतारूंगा। एक टीचर 2 दिन पढ़े एग्जाम को, उसको भी पास कर सकता है बच्चे को जिसने साल भर नहीं पढ़ा। कब? जब उसको प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल मिला, असिस्टेंस मिले प्रॉपर, या प्रॉपर स्ट्रक्चर मिला, तब वो एलिजिबल है उसको पढ़ाने के लिए। तो कहने का क्या है कि देखो हर एक पर्सन की पोटेंशियल कैपेबिलिटी दिखानी है तो कोई ना कोई एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। वैसे ही एक किसी का गोल पूरा करना है तो यू रिक्वायर सब ऑर्गेनाइजेशन। परफॉर्मेंस कैसे हो? परफॉर्मेंस तो ऑर्गेनाइजेशन में होगी ना, बड़ी रास्ते तो ना करेंगे। एक डॉक्टर बिना इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेशन करना क्या? एक डॉक्टर के सामने मरीज मर रहा है, खून निकल रहा है उसका, सपोज गले से खून निकल रहा है उसका पूरा, उसको बंद करना है, तो बोलेगा कैसे बंद करूं? क्या भगवान बोलूं? भगवान दे दे। अरे भाई कुछ तो दो, मटेरियल चीजें तो ना जो चाहिए मुझे। देखो अगर सीरियसली होकर पढ़ोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं शॉर्टकट ले लूंगा, मुझे शॉर्टकट भी लेना आता है। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन आपको? और हेनरी फ्योल ने बोला मेरा फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग से ऑर्गेनाइजेशन तैयार होता है, ये अलग बात है। और फिर ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है कोई भी गोल को पूरा करने के लिए। लिखा हुआ है देयर इज नीड ऑफ इन एवरी एक्टिविटी वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस, इट हैज एट लीस्ट 2 कॉमन फीचर्स। पहला है दे आर कंपोज्ड ऑफ पीपल एंड दे एग्जिस्ट अचीव द गोल। ये 2 आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने आ जाता है। ऑर्गेनाइजेशन यानी क्या? समझा क्या आपको? समझा क्लियर? तो ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा एक डेफिनेशन है विलियम एंड स्प्रिगल की। ये डेफिनेशन मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें आपके पोर्शन में वो देखो इंडायरेक्टली मैं आपका पोर्शन का पार्ट भी कवर कर रहा हूं, फिर नहीं बोला सर ने पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा था ना आपको बड़ा सेशन होगा आज का। 6 फंक्शंस पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है बेटा, टेक्निकली भी और लॉजिकली भी, और उसको समझा के देना भी कोई बड़ा मतलब कोई छोटी बात नहीं है। 1 घंटे में नहीं होता तो टाइम लगता उसको, और जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा तो जाएगा। हाँ देखो ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर इन एन एंटरप्राइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे बता स्प्रिगल बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है। सर यानी समझा नहीं, देखो सुनो, देखो स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप। जतिन को मैंने बोला जतिन स्टैंड अप, जतिन खड़ा हुआ, क्रिश को बोला क्रिश खड़े रहो, मैं बोलूंगा क्लास के बाहर जाओ 2 मिनट आर्ग्यूमेंट करेंगे चले जाएंगे, मुझे पता है। आर्ग्यूमेंट नहीं किया तो अच्छी बात है, वो उनके एथिक्स होंगे, लेकिन करेंगे भी तो चले जाएंगे, उनको पता है। अब वाई क्यों ये मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हियर आई एम अ सीनियर अथॉरिटी, आई हैव मोर पावर देन जतिन एंड क्रिश इन ओसीसी। एंड ओसीसी के अंदर जतिन ने और कृष्ण ने मेरा जो इंस्ट्रक्शन सुना वो इसलिए सुना कि हम दोनों एक कॉमन स्ट्रक्चर से बंधे हुए हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन ने ओसीसी से। तो यहां पे बताया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन काम करता है वो इसलिए काम कर रहा है या इसलिए वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है क्योंकि एक कॉमन स्ट्रक्चर ने उनको जुड़ा हुआ है। Here I have wide power than you, but out of OCC I don't have any power. एग्जाम्पल अभी देखो यहाँ पे तुमको मुझे रिस्पेक्ट देनी है एनी हाउ बिकॉज आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर डायरेक्टर ऑफ ओसीसी, टीचर हूं मैं आपका, सीनियर अथॉरिटी पे हूं, बराबर कि नहीं? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन हियर। आउट ऑफ ओसीसी यू हैव चॉइस, देना है तो दो, नहीं देना तो मैं आपको बाउंड नहीं करता हूं, इज्जत दो, मेरा इंस्ट्रक्शन मानो। ये अलग बात है कि तुम्हारे अंदर एक इथिक्स होंगे तो तुम बड़ों का बात मानते हो, लेकिन तुम लोग बंधे हुए नहीं हो।
वैसे एक दुकान के अंदर जब तुम्हारे पास कोई एम्प्लॉय काम करता है, जब वो आपके पास जैसे दुकान में एंटर हुआ, उस टाइम से लेकर जब तक दुकान से जाता नहीं, वो तुम्हारा बंदा, तुम उसको बोलो वो कुछ भी करने का, आउट ऑफ टाइम आप उसको बोलो ये करो, बोलता नहीं होता। क्यों? जवाब दे रहे हैं मालिक को, उसका नहीं बोलना लाज भी है और वो बोल सकता है, उसको राइट्स है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास था, तो आप सीनियर थे, वो आपका सबऑर्डिनेट था। दैट इज द कॉमन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप। सिंपल फंडा बताऊं क्या, ये विलियम और स्पिगल बोलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग एसोसिएट हैं, वो इसलिए एसोसिएट है क्योंकि वो कॉमन स्ट्रक्चर से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं। अब तुम्हारा गोल और मेरा गोल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब जाके पूरा होगा। एक क्रिकेट के अंदर 11 लोग, 11 प्लेयर्स हमारे जब कॉमन गोल रखते हैं कि पहले देश के लिए खेलेंगे, गोल कॉमन हुआ तो ही वो टीम जीतती है। लेकिन जिस 11 प्लेयर में से अगर एक प्लेयर ने भी क्रिकेट के अंदर देखा कि नहीं इंडिया जीते मैं तो शतक मारूंगा, मेरे को शतक मारना ये मेरा गोल, तो उसको बोलते हैं वहां से स्ट्रक्चरशिप रिलेशनशिप से भटकना, और वो गोल फिर कभी अकम्प्लिश नहीं होता। आप नोटिस करो, जिस वक्त सचिन ने शतक मारे हुए हैं, वो इंडिया की सारी जो टीम है वो इंडिया की टीम हारी हुई है। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे गोल का विभाजन हो गया, 10 प्लेयर इंडिया के लिए खेल रहे, कि सचिन भाई साहब बोलते हैं नहीं इंडिया ठीक है बाद में, लेकिन पहले तो मैं शतक मारूंगा अपनी आज। उसके लिए वो कभी बॉल भी वेस्ट करेंगे, जहां उनको आउट होना चाहिए था वो जबरदस्ती वहां टिके रहे, बॉल वेस्ट हुए, ओवर ज्यादा गए। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी सुनिए सबऑर्डिनेट, सबका गोल क्या होना चाहिए? कॉमन। क्या होना चाहिए? जब तुम लोग पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, ये गोल रखेंगे तो गोल पूरा होगा। कुछ लोग यहाँ पे आते मस्ती मजाक करने, हल्ला मुचाने या पढ़ाई को डिस्ट्रैक्ट कराने, तो वो अगर अलग गोल एक ने भी रखा तो बताओ उस दिन डिस्ट्रैक्ट होता है? तो इस तरीके से कॉमन होना चाहिए, वो रिलेशनशिप है। समझ में आया? तो सेकेंड फंक्शन में क्या होता है? हाँ, थर्ड फंक्शन इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है, स्टाफिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing and retaining the best workforce at various level in the organization. नहीं, अब इन सब का मतलब तो क्या होता है? सुनो, स्टाफिंग बोलता है, स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी तीसरा काम मैनेजमेंट के अंदर, गोल के अंदर, गोल को पूरा करने के लिए तीसरा काम आप करोगे स्टाफिंग, तो कहेंगे कि आपका गोल पूरा होगा, मैनेजमेंट यानी वहां पे आ जाएगा। स्टाफिंग का मतलब बोलता है, सुनो, जब भी जिस काम के लिए जो पर्सन चाहिए उस पर्सन को वहां बिठा देना, चाहे वो सीनियर की पोजीशन हो चाहे वो सबऑर्डिनेट की हो, स्टाफिंग। जैसे मैं याद कर तुमको बोलता हूं कभी चलाने में, तुम्हारी लायकी नर्सरी की है, नर्सरी की जाके नर्सरी जाके पढ़ो। यानी एक 12th वाले बच्चे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो तुमको अगर नहीं आता है तो मैं कहूंगा कि मेरी स्टाफिंग प्रॉपर नहीं है। अब स्टाफिंग में सिर्फ एक अच्छा सबऑर्डिनेट होना जरूरी नहीं होता है, एक गुड सीनियर भी चाहिए, एक गुड सीनियर चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी कोई टीचर का तुमको समझ में नहीं आता, किसी का नाम नहीं लेना ऑफिशियली, नहीं आता समझ में, तो तब तुम मुझे पूछ सकते कि सर आपने स्टाफिंग प्रॉपर नहीं की। आप समझिएगा मेरी बात को, यानी स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ मैन पावर, कहां पे? राइट प्लेस पे, एट राइट टाइम पे। यानी जब भी जिस काम के अंदर जो पर्सन चाहिए, अगर आपने उसको ला लिया और वो काम आपको पूरा करके दे दिया, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट को प्रॉपर लाओ, सीनियर को प्रॉपर लाओ, सीनियर अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तो सबऑर्डिनेट वर्क कैसे करेगा? तो तब हम कहेंगे इट इज अ स्टाफिंग। क्लियर है? तो स्टाफिंग यानी क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन करना, रिक्रूट यानी भर्ती करना, भर्ती यानी कहां कौन चाहिए उसको वहां प्लेसमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज स्टाफिंग।
जैसे यहाँ पे कोई बच्चा बिहेव करता है एकदम 7वीं 8वीं वाला, तो हम क्या बोलते हैं, यार मैंने स्टाफिंग गलत कर दी। और अगर स्टाफिंग गलत हुई तो बताओ परफॉर्मेंस होगी क्या? स्टाफिंग सिर्फ सबऑर्डिनेट सीनियर की भी नहीं चाहिए थी। तो जहां पे जो पोजीशन है उस प्लेस पे जो एलिजिबल पर्सन है उसको वहां बिठाना, दैट इज अ काम ऑफ स्टाफिंग, यानी वो काम को हम स्टाफिंग बोलेंगे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, सिंपल। अब देखो वो सिर्फ बिठाना ही स्टाफिंग नहीं था। द टर्म स्टाफिंग इज वाइडर देन रिक्रूटमेंट। इट इंक्लूड प्लेसिंग, अप्रेजिंग, रेम्यूनरेटिंग एंड डेवलपिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट वर्कफोर्स। रिटेनिंग करना, बेस्ट वर्कफोर्स। आपको पता है, देखो सिंपल बात सुनो, रिटेन यानी जमा, वहां पे रखे रहना, वहां पे रहना। बट आपको मतलब एक पर्सन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हिला सकता है अगर वो नहीं रहा तो। अब देखो इस बार क्या हुआ, तुम्हारा जब 12th चालू हुआ तो कंचन मैम ने फुल्ली डिनाई कर दिया था मेरे को, मैं सर 12th नहीं लूंगी। इनका रीजन क्या था? उनका प्रेगनेंसी। उस टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज था हाउ टू रिटेन दैट कंचन मैम, बिकॉज उनसे बेस्ट फैकल्टी मुझे इकोनॉमिकली नहीं दिखती, डेडिकेटेड फैकल्टी है वो बहुत, बराबर कि नहीं? उनसे बेस्ट आपको इकोनॉमिक पढ़ाएंगा भी नहीं कोई, देख क्या जाके 10 जगह पे। और भाई वालों की इकोनॉमिक में हालत क्या चल रहा है वो भी देख लो एक बार। उस टाइम पे बीइंग अ डायरेक्टर आई एम अ सीनियर अथॉरिटी, मेरा काम था ऑर्गेनाइजेशन को बचाना। उस टाइम पे एकदम क्रूशियल पीरियड था उस टाइम पे, कैसे भी डील किया उनसे, जो सपोर्ट चाहिए हमने उनको दिया। आप इमरजेंसी में बोलोगे नहीं आऊंगी, हम वो भी मैनेज कर लेंगे, मैं पढ़ा दूंगा उस टाइम पे। तभी ऐसा हुआ होगा आपको नोटिस इकोनॉमिक आई होंगी, पढ़ाने में आया होगा, वो इनसाइडर मैनेजमेंट था हमारा, डील थी, और आज भी वो डील कायम है। आप समझिएगा मेरी बात को। तो उस टाइम पे जब मैंने वो रिटेन किया, क्या किया मैंने आपका फैकल्टी रिटेन करना, तो दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ स्टाफिंग। तो एक अच्छा वर्क फोर्स, चाहे सीनियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, उसको अपन बोलते हैं स्टाफिंग। जैसे एग्जाम्पल देखो, तुम में से बहुत लोग यहाँ पे बीकॉम लेंगे, अगर मेरा समझ में अच्छा आया तो तुम डबल यहाँ पे आओगे पढ़ने के लिए। तो जब तुम तो डबल यहाँ पे आ गए, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने सबऑर्डिनेट को भी रिटर्न कर दिया, दैट इज ऑल्सो स्टाफिंग। देखो तुमसे मैंने पैसे ले लिए, अब मैं अच्छा पढ़ाऊंगा बुरा पढ़ाऊं, मेरे को कोई बोलने वाला है क्या? अच्छा और अच्छा क्यों पढ़ाया रहा है? एक लालच की वजह से, भाई तुम अच्छी सर्विस लेके जाओगे तो डबल फिर से आओगे पढ़ने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम डबल पढ़ने आए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? एक अच्छा सीनियर और अच्छा सबऑर्डिनेट रिक्रूट करना। रिक्रूट यानी क्या? भर्ती करना, जहां वो चाहिए, जिस प्लेस पे जिस पोस्ट में चाहिए वहां ला लेना, स्टाफिंग। समझा आपको यहाँ पे क्लियर? और स्टाफिंग क्यों चाहिए बताओ, कॉमन से लगाओ। अरे कराने वाला भी हो ना, करने वाला भी हो ना, मैनेजमेंट कराने वाला भी हो ना और कराने वाला नहीं है। आप सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको अच्छा पढ़ाया ही नहीं, तुम क्या लेके आओगे? कुछ भी नहीं, आगे पार्ट पीछे से पढ़ जाएगा, बराबर कि नहीं? लेकिन अगर पढ़ाने वाला अच्छा रहा और पढ़ने वाले भी अच्छे रहे तो रिजल्ट तो गोल तो कंप्लीट होके रहेगा ना, कहां जाएगा भाई गोल? समझे क्या मेरी बात को? अब देखो कृष्णा को मैंने कितना बिंदास जा रहे हैं, निकल बोला उसको मैंने, क्योंकि वो स्टाफिंग की लायक नहीं था। यही अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट रहता था तो समझाते थे बेटा मत कर, तुम्हारा मान है, सही कि नहीं? अरे यही अगर टॉपर की हरकत करता था ऐसी तो हम कहते थे बेटा तेरे पे शोभा नहीं दे रहा, छोड़ दे। अब मुझे पता है वो क्या रिजल्ट लाएंगा मेरा, आप समझिएगा मेरी बात को। तो ऐसे लोग तो वैसे भी ऑनर्स नहीं चाहिए, हम तो बाहर ढूंढते थे निकले जल्दी। अरे यार तुमसे वो स्टाफिंग के लायक ही नहीं है। वो 12 के लेवल वाला है क्या पर्सन, बच्चा, उसको कितना पढ़ाओ दिमाग में जाता ही नहीं बात को। अब बताओ इससे इजी एग्जाम्पल तुमको मैं क्या दूं बताओ, प्रैक्टिकल दे रहा हूं। तो स्टाफिंग है ना भर्ती करना, किसको? अच्छे सीनियर को, अच्छे सबऑर्डिनेट को भी। सिंपल बात में, जहां अकाउंटेंट की नीड है वहां पीओन को बैठा के अकाउंटिंग काम नहीं करवाना। ये तो काम गलती देगा, जो बनाया है ना बिगाड़ देगा, होगा। जहां अकाउंटेंट की जरूरत है वहां अकाउंटेंट चाहिए, जहां पीओन की जरूरत है वहां पीओन चाहिए, जहां वॉचमैन की जरूरत है वहां वॉचमैन चाहिए। जहां जो जरूरत है वो प्लेसमेंट कराना, उसको बोलते स्टाफिंग। और वहां पे अच्छे लोगों को टिका के रखना भी स्टाफिंग है। नेक्स्ट फंक्शन डायरेक्टिंग, नंबर 4 फंक्शन डायरेक्टिंग, जिसको मैनेजमेंट पूरा सीखना है। ये
1.5 घंटे का मेरा वीडियो देख लो, आपका पूरा डीपली कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर। Directing means the activity of manager to give order, instruction, subordinates, providing guidance and supervising their work to see that subordinates perform the work as per order giving to them. ये जो है ना डायरेक्टिंग प्रोसेस, ये टॉप टू बॉटम आता है। ये एक सीनियर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, और ये स्टाफिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। स्टाफिंग के बिना, आप देखो सिंपल है, डायरेक्टिंग मतलब क्या है, जब भी एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट्स को, बिकॉज मैनेजमेंट इज नॉट डूइंग वर्क, इट इज गेटिंग वर्क डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स अदर्स, तो इसलिए डायरेक्टिंग चाहिए। अब देखो सिंपल, जब भी एक सीनियर यानी मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी तुम ला रहे हो अपने ऊपर एम्प्लॉय ला रहे हो, इंस्ट्रक्शन देगा, क्या देगा, ऑर्डर देगा। ऑर्डर यानी क्या, जतिन खैर ना, ऑर्डर क्या हुआ, ये बैठ जा, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर, गाइडेंस देगा, गाइडेंस दे रहा हूं गाइडेंस, और तुम्हारी गाइडेंस को सुपरवाइजिंग भी करेगा। किसको, क्या नहीं समझ रहा, टास्क चार्ट सिस्टम बनते सबके, और सबके डिफरेंट बनते हैं, जितने भी लोग यहां पे रिजोल्यूशन बेस्ड थे, किसकी टास्क चार्ट सेम मैंने बताओ, जिसकी जो जरूरत थी मैंने वो बना के दिया, बराबर कि नहीं। इट इज तुमने सुपरवाइजिंग, क्या बोला उसको मैंने, जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उनको बोला तू लर्निंग कर बस। जिनके बेसिक कंसेप्ट नहीं है, पहले बेसिक कंसेप्ट ले, पेपर में ये लिखा हुआ कोई याद नहीं आता, जो कंसेप्ट है ना वही याद आता, एटलीस्ट 2 to 4 लिख के तो आएगा कुछ ना कुछ। सुपरवाइजिंग क्या होता है, किसको, सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को, डायरेक्टिंग हो गया, सिंपल। और एक गुड डायरेक्शन, ये लाइफ स्पार्क है, यानी जीवन को राह देने वाली जो है ना प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। एक अच्छा डायरेक्शन मिलना बहुत जरूरी है, और अच्छा डायरेक्शन तभी होगा जब स्टाफिंग प्रॉपर होगी। स्टाफ यानी अच्छा सीनियर भी होगा, अच्छा सबऑर्डिनेट होगा। अरे पढ़ा देने वाला तो गाइडेंस दे रहा है, लेकिन स्टाफिंग सबऑर्डिनेट नालायक होंगे तो कैसे डायरेक्शन होगा। तो दैट्स देखो, ये अपने आप लॉजिकल सेंस में आता है। देखो, प्लानिंग के सिवा ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, ऑर्गेनाइजिंग के सिवा स्टाफिंग नहीं होगी, और स्टाफिंग के सिवा डायरेक्टिंग नहीं होगी। इसलिए ये प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस। समझा आपको? तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट के परफॉर्मेंस को ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, गाइडेंस दे रहा होगा या सुपरवाइजिंग कर रहा होगा, तो तब हम उस काम को क्या बोलेंगे, बोलो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्टिंग। सिंपल, यानी यहां पे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं अभी ओसीएम का, तो इट इज अ डायरेक्टिंग। और गुड डायरेक्टिंग ही गोल को अकम्प्लिश करेंगे। बच्चों क्यों, सबऑर्डिनेट परफॉर्म कैसे करेंगे, जब डायरेक्टिंग अच्छा होगा तभी करेंगे ना। अरे भाई, मेरा बोलना आपको समझ रहा होगा तो पेपर में उतर के आऊंगे, उतर के नहीं आऊंगे तो कहां से आएगा, डायरेक्टिंग। क्या ये नेक्स्ट फंक्शन है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट काम क्या है मैनेजमेंट का, ये 6 एक्टिविटीज है मैनेजमेंट के अंदर। जिस भी गोल के अंदर आपने इन 6 को 6 ला लिया, 6 है, 6 लिखा के दिया ना, नहीं ये देखो ना, एक मिनट रिपीट करता हूं, सॉरी अगर डिस्ट्रैक्ट हुआ होंगे, एक मिनट, अगर 5 भी होंगे तो मैं लिखा के दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, इसमें डायरेक्टिंग मिसिंग है, नहीं है, एक मिनट, एक ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, नहीं ये सीक्वेंस रखना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग, और लास्ट में कंट्रोलिंग। ये 6 प्रोसेस है, फंक्शंस, प्रोसेस बोलो, और इन सबका लॉजिकल सेंस ऐसे होना चाहिए। अब 5वां फंक्शन जब हम जाएंगे, बच्चे लोग सुनो, 5वां फंक्शन जो जाएंगे हम, कोऑर्डिनेटिंग,
वो उसके लिए आपको अलग से एफर्ट्स मारना ही नहीं है। हेनरी फ्योल हमारे बोलते हैं जब किसी गोल के अंदर आपने 4 फंक्शन प्रॉपर ला लिया, 5वां शराफत से बोलेंगे मैं खुद ही आकर मुझे तुम्हारे लिए। सिंपल, इसके लिए अलग से एफर्ट्स मारना ही नहीं है तुमको। क्यों पूछो, क्यों समझ लोगे तो क्यों का आंसर आ जाएगा अपने आप। सो ऑर्गेनाइजिंग का कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इनटू वन हार्मोनी। नहीं समझा? सुनो, अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूं तो सिंपल बात बताऊं क्या, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। कहा गया है अगर किसी गोल को पूरा करना है तो उस गोल के काम को बंटवारा करना पड़ेगा, और उस बंटवारे की प्रोसेस को इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। जैसे मैंने तुम्हारा 12 का बंटवारा किया है, पूरा अकेला लोड मैंने अपने ऊपर लिया क्या? नहीं, आपके 12 के 5 बंटवारे किए हुए, बैच बंटवारे, सब्जेक्ट्स इंग्लिश, एसपी, ओसीएम, अकाउंट्स, इको। हिंदी में पढ़ाता नहीं इसलिए यहां पे लाया नहीं मैंने इसको, मानते हो कि नहीं? अब यहां पे सुन लो, अब इन 5 को चलाने के लिए 3 डिपार्टमेंट बनाए गए। एक डिपार्टमेंट मुझे दिया, एक डिपार्टमेंट दिया मैम को, चांदनी मैम को, एक डिपार्टमेंट दिया कंचन मैम को। इसको बोलते डिवीजन ऑफ वर्क, इसी को बोलते डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या बोलते इसको हम? प्रिंसिपल में आएगा, एक प्रिंसिपल में आएगा चैप्टर 1 में, प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल का है डिवीजन ऑफ वर्क एक प्रिंसिपल रूल। सुनो, समझ लिंक पा रहे हो? किसके ऊपर से जरा अभी सिंगल ऐसा नहीं है। हाँ, तो बोला गया है कोई भी गोल को पूरा करने के लिए जितना भी आपने एक काम को नंबर ऑफ कैटेगरी में बांटा हुआ है, गोल को पूरा करने के लिए कामों को बांटा हुआ है, वो सारे काम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सबके एफर्ट्स एक जैसे होना चाहिए। अगर इसमें एक के भी एफर्ट्स कम हो गए तो गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। और जब सभी के काम एक एफर्ट से, एक समानता से चल रहे तो उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग ऑफ ऑल एक्टिविटीज या हार्मोनाइजेशन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी इनटू वन हार्मोनी। ब्लेंडिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी इनटू वन हार्मोनी। वन हार्मोनी है क्या? एक एफर्ट से सबका। जैसे अगर सिंपल फॉर एग्जांपल अभी देखो 3 सब्जेक्ट मेरे को दिए गए, एसपी, ओसीएम और अकाउंट्स। मैंने कितना भी अच्छा पढ़ाया, इन दोनों ने अगर थोड़ी बेईमानी कर दी, थोड़ी भी, गोल की पूरी धज्जियां हो जाएगी, होंगी अल्टीमेट गोल। सपोज मैंने बेईमानी कर दी है, इन दोनों ने अच्छा पढ़ाया, तो भी गोल की घटिया होंगी, मतलब गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक मिनट, तो जब ये तीनों डिपार्टमेंट अपनी ईमानदारी से एक दूसरे को कॉर्पोरेट करके चलेंगे और कॉर्पोरेट करके चलेंगे और तीनों में तालमेल जुड़ेगा और तीनों समान एफर्ट से काम करके चलेंगे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होता है या इंडिविजुअल गोल अचीव होता है जो नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड करके चुका है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्लेंडिंग ऑफ ऑल एक्टिविटी इनटू वन हार्मोनी। जब हम सारी एक्टिविटीज को एक ही समानता से देखेंगे, चलाएंगे भी एक ही एफर्ट से, तो तब हम कहेंगे वहां पे क्या था, वहां पे कोऑर्डिनेटिंग, यानी तब हम कहेंगे कि ये सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आप देखिए कभी इमरजेंसी में चांदनी मैम का नहीं होता रहा ना, तो मैं ही रहता पीरियड। कभी फॉर एग्जांपल चांदनी मैम को एक्स्ट्रा ना होता कि आप ले लो, खत्म करो, मैं बाद ले लूंगा, मेरे पास कहाँ जा रहे बच्चे, होता था। कभी कभी ऐसा होता कि कंचन मैम का इमरजेंसी फोन आएगा, सर आज मैं लूंगी नहीं, एकदम अचानक बच्चे आ गए, ठीक है मैं रेडी करता हूँ 2 मिनट में। इसको बोलते हैं सहयोग करना। क्या एकदम
सहयोग करने की भावना रखोगे, तालमेल अपने आप जुड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने बोला फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन लीड्स टू कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के लिए अलग से एफर्ट हेनरी भाई साहब नहीं बोलते लोग, वो बोलते 4 फंक्शन चलाओ ऊपर के, 5वां में खुद ही आके। अब आप देखो, तालमेल जोड़ो किससे? सीनियर का सबऑर्डिनेट से। तालमेल जोड़ो किससे? अपने काम से। ये सब जब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं ना, एक सबऑर्डिनेट अपने काम से तालमेल जुड़ेगा, जब एक सबऑर्डिनेट अपने सीनियर से तालमेल जोड़ेगा, जब एक सीनियर अपने सबऑर्डिनेट से तालमेल जुड़ेगा, तो हम उस प्रक्रिया को ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। क्लियर? और इसके लिए मुझे अलग से एफर्ट्स, अगर मेरी प्लानिंग अच्छी है, मेरी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी है, मेरी स्टाफिंग भी अच्छी है, डायरेक्टिंग भी अच्छी है, तो कोऑर्डिनेशन अपने आप आ जाएगा। ठीक है? लास्ट फंक्शन का कंट्रोलिंग, अगले सेशन में पढ़ेंगे। सुनो, अगला सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इन 6 के 6 फंक्शंस को आपके एजुकेशन में मैं लाऊंगा, और कैसे आपको पढ़ाई करनी है उसको मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल। वो पढ़ाई में भी काम में आता है, पढ़ाने में भी काम में आता है, दुकानदारी करने में भी काम में आता है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।